ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टार्ट किया था एनालिटिकल मेथड से। पावर सीरीज सॉल्यूशन को हमने यूज करके हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करना था। तो उसके लिए हमारे पास इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के लिए ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे जो कि हम लोग उनकी आबादी कम करना चाह रहे थे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था ज़ाय, और उसको ये डिफाइन किया था। तो इसको यूज करके हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को इस शक्ल में ट्रांसफॉर्म किया था, इस शक्ल में। और इसका फायदा ये था कि इसमें अब कॉन्स्टेंट्स का हुजूम नजर नहीं आ रहा। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है और जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें सिर्फ वेरिएबल्स का फर्क है, बाकी एसेंस वही है, मर्ज वही है। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट से पावर सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आगे बताऊंगा। ओके, और जब इसको सॉल्व करना था तो हमारा टास्क क्या था कि साय मालूम करना। तो वो साय जो अब मालूम होगा वो इन टर्म्स ऑफ जाय होगा, लेकिन हमें पता है कि जाय को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये साय एक्स हम मालूम करेंगे। तो अगर साय मालूम करना होता है तो आपको याद है कि जो हमारे पास वेव फंक्शन है, जब हम ये मालूम करते हैं तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि जो साय है इट मस्ट गो टू जीरो एट द वेरिएबल गोज टू इंफिनिटी। तो अब जो हमारा वेरिएबल है वो x के बजाय जाय है, तो इट मस्ट गो टू जीरो एज जाय गोज टू इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी। तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन मालूम किया था जब साय यानी जाय बहुत बड़ा हो गया था, और उस सोल्यूशन का हमने नाम दिया था एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन। तो ये क्यों हम बड़े साय पर साय मालूम करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा वेव फंक्शन है इट मस्ट गो टू जीरो एज जाय गोज टू इन्फिनिटी। तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि भाई जाय अगर बहुत बड़ा होगा तो के जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोगों ने सोल्यूशन को अपनी तरफ से कहा था कि इसका ये सोल्यूशन है। फिर इसके ऊपर हमने आर्गुमेंट दिया था कि साई मस्ट गो टू जीरो एज जाय टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो उसमें ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला जो टर्म थी, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही थी, तो इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया था। हमारे पास ये सोल्यूशन रह गया था एंड दैट वाज एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन। फिर हमने कहा था कि जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा ये तो उस वक्त सोल्यूशन है जब जाय बहुत बड़ा है, जो वेरिएबल है ये बहुत बड़ा है। लेकिन हमने कहा था जो ओवरऑल सोल्यूशन है हम लेट करते हैं कि वो इन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इसमें ये वाला जो है एसिम्प्टोटिक फंक्शन है, और ये जो है ना ये नया फंक्शन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसको जब इस फॉर्म में लिखा तो हमने कहा कि अगर ये सोल्यूशन है तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको ये सेटिस्फाई करेगा वो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें दो डेरिवेटिव चाहिए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए थे और फिर उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया था। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास ये जो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन था ये गायब हो गया था, और हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन रह गई थी वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एच रह गई थी। तो अब हम लोगों ने एच मालूम करना था। तो जो हम लोगों ने इक्वेशन ट्रांसफॉर्म की, और अब जो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच आ गई है और एच अब हमें मालूम करना है, तो इस इक्वेशन का फायदा यह है कि ये पावर सीरीज मेथड से सॉल्व हो सकती है, और ये इक्वेशन इसका खास नाम है हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो एच मालूम करने के लिए हमने एच को अज्यूम किया था कि इसको हम पावर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास ये सोल्यूशन है तो उसमें कोफिशिएंट्स हमें चाहिए थे, एजे मालूम करने थे। तो उन एजे को मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिया, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास रिकर्जन रिलेशन आया। ये जो रिकर्जन रिलेशन है इससे हम लोग क्या मालूम कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स मालूम कर सकते हैं। ओके, अब इस रिकर्जन रिलेशन को आप देखें तो इसमें दो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, एक ए जे आ रहा है और यहाँ पे ए जे प्लस टू आ रहा है। तो यहाँ पे ए जे प्लस टू इन टर्म्स ऑफ ए जे आ रहा है। तो जब हम लोगों ने जे इज इक्वल टू जीरो पुट किया था तो यहाँ पे जे की जगह जीरो पुट किया था तो ए टू आया था, यहाँ जे की जगह जीरो पुट किया था तो ए नॉट आया था। जब जे की जगह वन पुट करेंगे तो A3 आया था 2 प्लस 1, और यहाँ पे A1 आया था। उसके बाद जब आगे हम वैल्यूज पुट कर रहे थे जे की आगे वाली वैल्यूज, तो A4 इन टर्म्स ऑफ A2 आ रहा था, लेकिन A2 इन टर्म्स ऑफ A0 था, तो हमारे पास A4 इन टर्म्स ऑफ A0 आ गया था। फिर अगर जे की वैल्यू एक मजीद पाएंगे तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू 2 पुट किया था, फिर जे इज इक्वल टू 3 पुट किया था। 3 प्लस 2 कितना होता है 5। तो A5 क्या होगा, यहाँ पे जे की जगह 3 पुट करेंगे तो A3 आ जाएगा, और A3 हमें पता है कि इन टर्म्स ऑफ A1 आएगा। ओवरऑल A5 इन टर्म्स ऑफ A1 आ गया।
इसके अलावा बाकी जितने भी बाद वाले कोफिशिएंट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ ए नॉट और ए वन आएंगे, और ए नॉट और ए वन इस रिकर्जन रिलेशन से मालूम नहीं हो सकते क्योंकि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं, जो कि बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल वैल्यू से मालूम होते हैं। तो ये रिकर्जन रिलेशन हम लोगों ने मालूम किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और इस रिकर्जन रिलेशन से हम लोगों ने कोफिशिएंट्स मालूम करने थे, और वो कोफिशिएंट जब यहाँ पुट करने थे h की एक्सप्रेशन में तो हमारा सोल्यूशन आना था। ओके, अब आप याद करें कि जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, बिल्कुल शुरू वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना था ट्रांसफॉर्म करने के बाद, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये और ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हार्मोनिक ऑसिलेटरी हम लिखते हैं वो एक ही है, बस वेरिएबल का फर्क है। अगर मैं इसको डायरेक्ट से सीरीज सॉल्यूशन को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करूं तो यहाँ जो हमारे पास रिकर्जन रिलेशन आएगा, सीरीज सॉल्यूशन यूज करने के बाद रिकर्जन जो रिलेशन आएगा उसमें 2 से ज्यादा कांस्टेंट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे, उसमें 2 से ज्यादा कोफिशिएंट्स आएंगे। और आप लोग इसको खुद अगर सीरीज सॉल्यूशन आप लेट करें यहाँ पे फॉर एग्जांपल साई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन साई वगैरह वगैरह, तो अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो हमारा रिकर्जन रिलेशन आएगा उसमें 2 कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, 2 से ज्यादा आएंगे। तो वहां जाहिर सी बात है ये चीज उससे हमें 2 से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सही होंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस इक्वेशन को डायरेक्ट से सीरीज सॉल्यूशन से इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे थे कि इससे जो रिकर्जन रिलेशन आएगा उसमें 2 से ज्यादा कोफिशिएंट्स आएंगे। लेकिन जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनी थी इन टर्म्स ऑफ h, ये वाली जो इक्वेशन बनी थी इन टर्म्स ऑफ h, इसको हम सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। और उसको आपको रीजन भी नजर आ रही है कि इसका जो रिकर्जन रिलेशन बना इसमें 2 कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर एक कोफिशिएंट मालूम हो जाए तो अगला मालूम हो जाएगा, उससे अगला मालूम हो जाए तो उससे अगला मालूम हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाकी सारे मालूम हो जाएंगे। तो ये रीजन थी कि हम ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज सॉल्यूशन यूज करके सॉल्व नहीं कर पा रहे। फिर हम लोगों ने इवन को अलग से देखा था, फिर ऑड को अलग से देखा था, फिर जो हमारा सोल्यूशन था ओवरऑल h वो इन टर्म्स ऑफ इवन एंड ऑड आ रहा था। लेकिन हमने कहा था कि सारे सोल्यूशन जो है वो नॉर्मलाइजेबल नहीं है। फिर हमने ये देखा था कि अगर j बड़ा हो जाए तो ये जो कोफिशिएंट्स है इनका क्या रेशियो है, यानी कि a j और j प्लस 2, फॉर एग्जाम्पल j अगर 2 है तो 2 प्लस 2 4, तो हमने 2 टर्म्स का रेशियो देखा था। ये हमारा जो रिकर्जन रिलेशन था इसमें जब j बड़ा हो जाए, और उसके बाद फिर हमने देखा था कि ये जो रिलेशनशिप है ये असल में e टू द पावर x स्क्वायर का बिहेवियर शो कर रहा है। तो फिर हमने कहा था कि जो हमारा h ज़ाय होगा वो e टू द पावर ज़ाय स्क्वायर जो है वो आ रहा होगा। लास्ट क्लास में मैंने इसको डिटेल में बताया था। तो h ज़ाय जो हमने देखा बहुत बड़े j के लिए, वो जो बिहेवियर शो कर रहा था वो e टू द पावर ज़ाय स्क्वायर का शो कर रहा था, और h ज़ाय मालूम हो गया। तो जो सोल्यूशन था उसमें h ज़ाय इनटू यानी h ज़ाय मल्टीप्लाई हुआ था एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन से। तो जो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके आंसर आया तो उसमें जो आ रहा है सोल्यूशन का जो बिहेवियर आ रहा है e टू पावर ज़ाय स्क्वायर ओवर 2 आ रहा था। और ये हमने देखा था कि ज़ाय जैसे से बड़ा होगा तो साई की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। तो जब ज़ाय इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है प्लस माइनस, तो साई जो सोल्यूशन है वो भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, एंड इट इज नॉट द बिहेवियर दैट वी वांट। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम सोल्यूशन मालूम किया था, ये सोल्यूशन मालूम किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। तो आज हमने यहाँ से आगे बढ़ना है, और यहाँ पे हमने कहा था कि h ज़ाय जो है वो e टू पावर ज़ाय स्क्वायर को अप्रोच कर रहा है, यानी इसका बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन कब, जब j बड़े थे। j बड़े होने का मतलब क्या है, j बड़े होने का मतलब ये है कि जब ये जो कोफिशिएंट्स हैं, आप बड़े कोफिशिएंट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया था फॉर एग्जांपल j 100 की बात। अब अगर हम अपने इस सीरीज को याद करें, h ज़ाय क्या होता है, h ज़ाय होता है a नॉट प्लस a1 ज़ाय प्लस a2 ज़ाय स्क्वायर, क्योंकि हमारी सीरीज ये हमारा सोल्यूशन था जो अज्यूम सोल्यूशन था। पावर सीरीज सोल्यूशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा सोल्यूशन होता है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये आएगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे ये हम आगे जा रहे हैं तो ओवरऑल जो h ज़ाय है वो e टू ज़ाय स्क्वायर को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो अगर ये इसको अप्रोच कर रहा है तो ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है एज ज़ाय अप्रोचिंग प्लस माइनस इंफिनिटी। तो जब ज़ाय बहुत बड़ा हो तो साई को 0 को अप्रोच करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं हो रहा। तो अब अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अब इसको क्या करें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन आए। तो उसका एक तरीका ये है कि जो h ज़ाय की ये जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं
इन इनफिनाइट टर्म्स को रखने के बजाय आप लोग चूज करें कुछ टर्म्स, यानी कि इस सीरीज को कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर दें, कहीं ना कहीं इसको खत्म कर दें, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म, कहाँ पे खत्म करें तो इससे हमारे सोल्यूशन आएंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे हम देखेंगे और उससे हमारे क्या आएंगे सोल्यूशन आएंगे। तो अब हमने ये देखा कि हमारे पास साई जो है उसमें एच साई मालूम करने के बाद साई की वैल्यू जब इंफिनिटी होती है यानी बहुत बड़ी होती है, तो जो हमारे पास एच का बिहेवियर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। तो अब ये एक मसला है, तो इस मसले का हल ये है कि आप क्या करें, अपने सोल्यूशन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएं। तो जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, वो ये है कि आप सीरीज को, ये जो सीरीज है इनफिनाइट सीरीज, इसको टर्मिनेट करें। यहाँ पे आप देखें ये जे कहां से कहां जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। तो अब इसका हल ये है कि आप जीरो से इन्फिनिटी करने के बजाय कहीं ना कहीं इसको टर्मिनेट करें। कहाँ टर्मिनेट करें ये भी हम देखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इसको खत्म करें। The only way to get out of this problem is to terminate the power series at some point. Okay. तो अगर कहीं ना कहीं इसको खत्म करना है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा जे मैक्स है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे है। हमारे पास जो सीरीज है एच जाय वो है समेशन ए जे जाय जे, और जे जो है कहां से कहां जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये a0 प्लस a1 जाय प्लस a2 जाय स्क्वायर प्लस a3 जाय क्यूब, और ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई ऐसा जे लेना पड़ेगा जिसके लिए जे मैक्स आप बोलेंगे कि ये जे मैक्स हमने डिफाइन कर दी है, और वहां पे आप इसको टर्मिनेट करें। फॉर एग्जाम्पल जे की वैल्यू 2 पे आप इसको टर्मिनेट करें, तो जे की वैल्यू 2 पे टर्मिनेट करेंगे तो आप बोलेंगे जे यहाँ मैक्सिमम है और वो 2 है। इससे आगे हम नहीं जाना, बस 2 पे हमने खत्म करना। तो अगर 2 पे खत्म करना है यानी 2 तक जाना है, तो अब अगली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो अगली जे तक जाना है, यानी कि जे आपने जे मैक्स पे चूज किया, यहाँ तक हमें जाना है। तो अगर जो जे हमने चूज किया जहां तक जाना है उसको जे मैक्स बोलते हैं, और उससे अगली टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसको बाय हैंड अगली टर्म जो होगी ए जे प्लस 2, आपको पता है रिकर्जन रिलेशन में आती है, वो हम बोलेंगे 0 है। ये हम बाय हैंड चूज करेंगे कि ये जो टर्म है ये 0 है। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे है जहां पे सीरीज टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं n। तो n डिफाइन करने से क्या होगा कि ये जो ए जे मैक्स है, बार बार जे मैक्स लिखने हो जाए n लिखेंगे, तो n प्लस 2 0 होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीरीज होगी ए एच जाय वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होगी। कहाँ टर्मिनेट होगी बताता हूँ। जैसे फॉर a0 a1 जाय था, a2 जाय था, लेकिन ये इनफिनाइट सीरीज थी। तो अब हम कह रहे हैं इनफिनाइट सीरीज नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो रही है, n पे टर्मिनेट हो रही है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 10 है तो 10 तक जाएगी, n इज इक्वल टू 3 है तो 3 तक जाएगी। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये आएगी समेशन j इज इक्वल टू 0 से, पहले कहा क्या था, इन्फिनिटी था, अब इन्फिनिटी नहीं आएगा, अब हमारे पास j आएगा, और j की जो वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, n तक जाएगी। तो j पहले कहाँ खत्म हो रहा था, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा था, j कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, इसकी कोई हद ही नहीं थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं कि j कहाँ पे टर्मिनेट होगा, n पे टर्मिनेट होगा। तो इसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक मसला है, और वो मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल टू 2 पे टर्मिनेट करो, ओके, तो n इज इक्वल 2 पे टर्मिनेट करेंगे, n इज इक्वल 2 तक होनी चाहिए। तो हमें पता है रिकर्जन रिलेशन हमें क्या बताता है, a n प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाई बाय a n। अगर वहां अगर रिकर्जन रिलेशन को देखें तो वो a j प्लस 2 था, a j प्लस 2 ये था इन टर्म्स ऑफ a j। तो अगर j की वैल्यू n है, यहाँ पे n आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग j की जगह n रखते हैं तो ये मैक्सिमम है, तो और हम क्या करेंगे, a n प्लस 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a4 आ जाएगा। लेकिन a4 को हम क्या चूज करेंगे, 0 चूज करेंगे, जो भी है a4 0 चूज है। अब जो a4 0 चूज हो गया, अगर आप आगे क्या करें, अगली n प्लस 2 दोबारा से रखें, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास a4 के बाद आ रहा है a6। a6 जो आएगा वो क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ a4 आएगा। क्यों, क्योंकि अगर n की जगह 2 के बजाय 4 रखा, n की जगह 4 रखा,
तो क्या होगा 4 + 2 क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। लेकिन A4 हमने क्या चूज किया है 0 चूज किया है। जब A4 0 चूज किया तो A6 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर A6 के बाद अगर n = 6 रखेंगे तो A8 इन टर्म्स ऑफ A6 आएगा और A6 क्योंकि यहाँ पे 0 है तो A8 भी 0 हो जाएगा। इस तरह A10 भी 0 हो जाएगा और इस तरह A12 भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं n = 2 चूज कर रहा हूँ, मतलब 2 पे ये सीरीज टर्मिनेट करना मैं चाह रहा हूँ, तो व्हाट अबाउट A3? तो A3 अगर मैं मालूम करना चाहूंगा तो वो 0 नहीं आएगा क्योंकि n = 2 चूज किया। तो n = 2 चूज करने पर क्या होगा, n = 2 चूज करने पर क्या होगा कि हम लोगों ने बोला है कि AJ max +2 यानी कि AN +2 को हमने 0 बाय हैंड चूज किया है। ये कोई लॉजिकली चूज नहीं किया, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये चूज किया है कि इसको 0 लें। ये हमने अपनी तरफ से चूज किया है, सीरीज को खत्म करने का ये तरीका है। लेकिन जब n = फॉर एग्जाम्पल 2 में रखूं तो 2 + 2 क्या है 4, तो A4 0 हो जाएगा और सब्सिक्वेंटली बाकी सारी इवन टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, इवन कोएफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, इवन कोएफिशिएंट्स। लेकिन n = 2 चूज करने पर A3 जब हमें मालूम करना होगा रिकर्जन रिलेशन से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और A5 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A3 आएगा, यहाँ इनकी जगह 3 पुट करते हैं और A3 0 चूज नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी पावर सीरीज है h xi वाली A0 + A1 xi + A2 xi स्क्वायर + A3 xi क्यूब + A4 xi 4 और चलते जाएं, ठीक है। और हमने ये क्या कहा है, हमने कहा है कि फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैंने ये कहा है कि A4 को 0 होना चाहिए, तो A4 तो 0 हो जाएगा, उसके बाद A6 भी 0 हो जाएगा, A8 भी 0 हो जाएगा। लेकिन जो ऑड सीरीज है ये टर्मिनेट नहीं होगी, ये तो चलती जाएगी तो अभी भी ये इन्फिनिटी को जा रही है। तो अगर मैंने n को इवन नंबर चूज किया है तो जिस इवन नंबर को मैंने चूज किया है वहां पे सीरीज इवन वाली तो खत्म हो जाएगी लेकिन ऑड वाली अभी खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये नहीं चूज करेंगे कि हमारे पास n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बल्कि अगर n इवन चूज करेंगे तो एक और चीज साथ में चूज करेंगे कि A1 भी 0, ये एक और साथ चीज चूज करेंगे कि A1 भी 0 है। उसका फायदा क्या होगा कि जब A1 0 हो जाएगा, ये हमने बाय हैंड चूज किया कि A1 0 है, तो जब n + 2 जब रिकर्जन रिलेशन में AJ + 2 था फॉर एग्जांपल या n, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा AJ + 2 इन टर्म्स ऑफ AJ आएगा। तो अब अगर मैंने बोला कि A1 0 है, A1 0 है, A1 0 है, A1 की जगह 0 पुट कर दें तो A1 0 है, तो यहाँ J की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 क्या हो जाएगा A3, क्योंकि A1 मैंने 0 चूज किया तो A3 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर जब आप A5 मालूम करेंगे, वो A5 क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A3, क्योंकि A3 0 हो गया A5 भी 0 हो जाएगा, इस तरह A7 0 हो जाएगा, A9 0 हो जाएगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि जब आपने A1 0 चूज कर लिया तो पहली टर्म भी 0 हो जाएगी, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी, फिफ्थ टर्म भी 0 हो जाएगी, सेवन टर्म भी 0 हो जाएगी और बाकी सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी। और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा h xi = A0 + A2 xi स्क्वायर। बस आपके पास ये सीरीज बन जाएगी। तो ये आपके पास सोल्यूशन होगा जिसमें A0 और A2 मालूम करना होगा। सिमिलरली अगर हम क्या करें इवन नंबर चूज करेंगे, यहाँ n मैक्सिमम चूज करना था ना, n मैक्सिमम कोई नंबर चूज करना था, तो यहाँ पे हमने इवन चूज किया था। अब अगर n और चूज करें, फॉर एग्जांपल n = 3 में कहूंगा 3 पे सीरीज टर्मिनेट करनी है, तो अगर 3 पे सीरीज टर्मिनेट करनी है तो 3 + 2 5, A5 हम 0 चूज करेंगे। जब A5 0 चूज करेंगे तो A7 भी 0 हो जाएगा, A9 भी 0 हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ऑड वाले सारे हायर हैं, यानी कि 3 से हायर, वो सारे 0 हो जाएंगे, लेकिन इवन अभी जिंदा होंगे। तो साथ ही साथ हम ये भी चूज करेंगे कि A0 0, या हम खुद चूज करेंगे कि A0 0 है। और जब A0 0 हो जाएगा तो उसके क्या होगा, उससे जो आपके पास A2 होगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ रिकर्जन रिलेशन क्या बताता है कि अगर आपको A0 पता चल जाए तो आप A2 मालूम कर सकते हैं। तो A0 ही 0 है तो A2 भी 0 हो जाएगा। इस तरह A2 मालूम हो जाए तो A4 मालूम कर सकते हैं, तो A4 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं इवन वाले सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास जो सीरीज आएगी या तो वो इवन पावर्स में आएगी या ऑड पावर्स में आएगी। और आप लोगों ने जब रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो आप लोगों ने दो चीजें चूज करनी है खुद। एक नंबर n चूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे n5 चूज किया, n3 बोल देते हैं, यहाँ पे 5 वापस आ गया, n3 चूज किया है तो 3 के बाद 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, A5 0 हो जाएगा, A7 0 हो जाएगा, A9 0 हो जाएगा
और साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ए नॉट भी 0 चूज करेंगे। और जब ए नॉट 0 चूज करेंगे तो बाकी सारे जो इवन कोएफिशिएंट है वो भी 0 हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने एन इवन चूज करने के बजाय कोई एन ऑड चूज किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऑड चूज किया था, यहाँ पे इवन अगर एन चूज करेंगे जैसे यहाँ पे किया था, तो साथ ही साथ ए1 भी 0 चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एन इज इक्वल टू यहाँ पर 2 चूज कर लें, जैसे यहाँ पे चूज किया था, एन इज इक्वल टू 2 चूज कर लेंगे, जैसे 2 चूज किया था तो हमारे पास A4 0 आ गया था, A6 0 हो गया था। तो जब n इज इक्वल टू 2 चूज करेंगे तो A4 0 जगह A6 0 जगह A8 0 हो जाएगा। और साथ साथ क्योंकि A1 भी 0 चूज किया तो बाकी सारे कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएंगे। क्या पाबंदी लगी कि हमने सीरीज को टर्मिनेट करना है। सीरीज को टर्मिनेट करने के लिए आपने कोई एक n चूज करना है, लेकिन कोई एक n चूज करने पर या तो इवन कोएफिशिएंट 0 होंगे हायर वाले या और कोएफिशिएंट 0 होंगे। तो आप लोगों ने साथ में एक और भी चीज लगानी है कि आप लोगों ने n को अगर ऑड चूज करना है तो a नॉट को 0 चूज करना है, और n को अगर इवन चूज करना है तो a1 0 चूज करना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें सीरीज को टर्मिनेट करना है। तो अगर ये दोनों चीजें चूज नहीं करेंगे तो आपकी सीरीज टर्मिनेट नहीं होगी, कहीं खत्म नहीं होगी। ओके, तो जैसे ही आपके पास n कोई एक नंबर चूज हुआ तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी की क्वांटाइजेशन की बातें होंगी। यहाँ कैसे होंगी, तो आपको पता है कि हमारा जो रिकर्जन रिलेशन था वो था aj+2 इज इक्वल टू 2n+1 माइनस के ओवर j+1 इंटू j+2 aj। ये ऊपर आप देख लीजिएगा दोबारा। अब हम कह रहे हैं कि भाई एक मैक्सिमम n है, एक मैक्सिमम j है, वहां पर हमें सीरीज को टर्मिनेट करना है, तो वो फॉर एग्जांपल n है। तो यहाँ पे उस मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, इस मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, सॉरी यहाँ पे j, तो j की जगह n आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ j और n में क्या फर्क है कि j जो है वो चलेगा इसी वैल्यू से n तक। तो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू हमने चूज कर ली है 5, तो j 0 से लेकर 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 5। तो n एक फिक्स वैल्यू है जहां पे सीरीज टर्मिनेट होगी, और j क्या है, ये रनिंग वेरिएबल है। तो ये आगे मजीद बातें क्लियर होंगी इसके बारे में। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने ये जो रिकर्जन रिलेशन देखा उसमें हमने n की फिक्स वैल्यू चूज की। फॉर एग्जांपल अगर n 4 था तो यहाँ 4 पुट किया, और यहाँ 4+2 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमारी पाबंदी क्या है कि जो मैक्सिमम n है वहां पर सीरीज को टर्मिनेट करना है, तो उससे अगली टर्म को बाय हैंड चूज करना है। तो अगर n पे हमने सीरीज को टर्मिनेट करना है तो n+2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, हम खुद चूज कर लो, n+2 को 0 चूज कर लो। तो n+2 को हमने 0 चूज किया, तो ये जो चीज है डिवाइड होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो n कोई नंबर होगा ये वहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2n+1 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से k मालूम कर लें, 2n-1 आ जाएगा। अब आप याद करें k क्या चीज थी, उसके लिए मुझे बिल्कुल शुरू में जाना पड़ेगा। तो वो इक्वेशन नंबर 3 आप देखिएगा ऊपर। तो इक्वेशन नंबर 3 अगर आप याद करें तो वो था, हमने अज्यूम किया था k इज इक्वल टू 2e/h बार। ये इक्वेशन नंबर 3 थी ऊपर। अब हमने k मालूम किया इन टर्म्स ऑफ n, तो ये 2n-1 है। तो नोट करें k की हर अरी नथु वैल्यू पॉसिबल नहीं है। n जो है तो खास वैल्यूज है, यानी n की जगह 2 आएगा या n की जगह 3 आएगा, व्हाटएवर। k की फिक्स वैल्यू है। जब k की फिक्स वैल्यू है तो यहाँ पे आप देखें कि एनर्जी क्या आएगी, तो h बार हमें पता था क्या है, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वहां यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और आप क्या करें, यहाँ से 2 जबरदस्ती कॉमन ले लें। तो जब आप 2 जबरदस्ती कॉमन लेंगे, एक चीज यहाँ पे था 2n+1 माइनस के वहां जाके प्लस हो गया, तो यहाँ पे रह गया था 2n+1, तो ये +1, ये +1। तो अब यहां से आप 2 जबरदस्ती कॉमन लें तो n+12 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में सिर्फ a रह गया। तो e क्या हो गया, e रह गया, सॉरी e क्या आ गया, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, n+12 h बार ओमेगा। अगर आप लोगों की याददाश्त ठीक है तो आप याद करें, जब हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया था तो हम लोगों ने देखा था कि वहां एनर्जी क्वांटाइज्ड है, और वो एनर्जी की एक्सप्रेशन आई थी वो एग्जैक्टली यही आ रही थी। हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी की एक्सप्रेशन मालूम की, और एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी की हर वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, खास वैल्यूज पॉसिबल है।
तो अब आप लोग यहाँ पे देखें कि ये जो एक्सप्रेशन आ रही है उसमें कैसे आई, जब हम लोगों ने इम्पोजिशन लगाई, कोई पाबंदी लगाई, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई। रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई कि हमारे पास ये की यानी एक मैक्सिमम लेनी चाहिए, सीरीज कहीं पे टर्मिनेट होना चाहिए, और सीरीज अगर टर्मिनेट होगी तो हमारे पास एनर्जी की फिक्स वैल्यूज आएंगी। तो thus imposing a mathematical condition that the power series must terminate gives us energy quantization। जो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, अगर आप याद करें, माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या था फर्स्ट टर्म, फिर उसका होता है पोटेंशियल एनर्जी जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर, साथ में साई मल्टीप्लाई होता है, उसमें ई होता है। इसमें इस इक्वेशन में ई कुछ भी हो सकता है। तो साई जब हम मालूम करते हैं तो साई कुछ भी आ सकता है और उसमें एनर्जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर एनर्जी की हर अरिगरी वैल्यू पॉसिबल, हर अरिगरी वैल्यू आएगी तो साई जो होगा वो नॉर्मलाइज नहीं होगा। नॉर्मलाइज साई के लिए ई की जो वैल्यू है वो खास ही होनी चाहिए, हर अरिगरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे कि व्हाट इफ एनर्जी वर कंटिन्यूस, अगर ये एनर्जी कंटिन्यूस होती तो हम ये शो कर सकते हैं न्यूमेरिकली, यानी अगर न्यूमेरिकल मेथड को यूज करें कि अगर ई की जो वैल्यू है वो अदर देन द अलाउड वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल अलाउड वैल्यू यहाँ पे n इक्वल टू 0 पुट करें, फर्स्ट अलाउड वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 पुट करें तो हाफ एच बार ओमेगा, हाफ क्या होता है 0.5 एच बार ओमेगा। तो इस 0.5 एच बार ओमेगा पे जब आप सोल्यूशन को प्लॉट करेंगे, जाहिर है ये साई इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसमें ई की जो वैल्यू रखेंगे 0.5 रखेंगे, तो जब ई की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा वो इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। ये उसके लिए सोल्यूशन, ये लिखा भी है यहाँ पे, जो सॉलिड कर्व है, सॉलिड कर्व वो 0.5 एच बार ओमेगा के लिए। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल 0.9 एच बार ओमेगा, 0.49 एच बार ओमेगा करते हैं, 0.5 से थोड़ा छोटा, या 0.51 एच बार ओमेगा करते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो जब आप लोग देखेंगे कि उस केस में जो हमारा सोल्यूशन होगा साई होगा वो इस तरह से इन्फिनिटी को जा रहा होगा और साई जो होगा इस तरह से इन्फिनिटी को जा रहा होगा 0.5 एच बार ओमेगा के लिए। ये 0.5 एच बार ओमेगा के लिए आप देखेंगे जो साई होगा हमारा इन्फिनिटी को जा रहा होगा। तो आप मजीद अगर ई को चेंज करें, कुछ और वैल्यू रखें जो कि 0.5 से थोड़ी बड़ी है, उस केस में भी जो साई होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। साई अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये हमारा एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे साई नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे साई, ये जो सोल्यूशन है, ये आपको पता है वाई एक्सिस पे साई है, ये हमारा जो साई है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ई की वैल्यू कोई और हो, फॉर एग्जाम्पल ये 0.49 है ना, 0.5 से थोड़ी कम, थोड़ी सी और कम करें, तो उस केस में भी जो साई होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। साई जो होगा वो नॉर्मलाइज होगा फॉर ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ ई, खास एनर्जी की वैल्यूज पे जो हमारा साई होगा वो क्या होगा, 0 को अप्रोच कर रहा होगा, यानी कि नॉर्मलाइज होगा। तो हर अरिगरी वैल्यू ऑफ एनर्जी इज अलाउड इन दिस इक्वेशन। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो इससे सोल्यूशन आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ नॉर्मलाइज्ड उन वैल्यूज पे होगा जब एनर्जी की खास वैल्यूज हैं। और यही हम लोगों ने देखा कि ये उस वक्त होता है जब आप सीरीज को टर्मिनेट करें, उस वक्त आपके पास एनर्जी क्वांटाइजेशन आती है। अगर आप सीरीज को टर्मिनेट ना करें तो आपके पास एनर्जी जो साई होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर आप सीरीज को टर्मिनेट ना करें तो आपका जो साई है वो हमेशा क्या करेगा, जब आप इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे, साई या एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो आपका साई भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, तो आपका सोल्यूशन जो होगा नॉर्मलाइज नहीं होगा, वो उसी वक्त होगा जब आप इसको टर्मिनेट करें। और जब आप इसको टर्मिनेट कर रहे हैं तो उससे आपके पास क्या आ रही है, एनर्जी की क्वांटाइजेशन आ रही है। इसका मतलब है जो एनर्जी की खास वैल्यूज हैं, और खास वैल्यूज क्या कर रही हैं, इस वेव फंक्शन को अप्रोच करवा रही है 0 को, जिसका मतलब ये है कि हमारा एक्सेप्टेबल सोल्यूशन। ओके, तो ये इसमें एक खास बात है। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास एनर्जी, ये फर्स्ट अलाउड एनर्जी, सेकंड अलाउड जो एनर्जी होगी, उसके लिए हम 1 पुट करें, 1 + हाफ एच बार ओमेगा, तो 1 + हाफ होता है 1.5। और अगर कहीं ट्रांजिशन हो E2 में से E1 की तरफ, तो यहां से यहाँ इनका जो डिफरेंस आएगा वो एच बार ओमेगा है। तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच बार ओमेगा। अगर आप याद करें, हमने लेटर ऑपरेटर जब अप्लाई किए थे तो एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जा रहे थे, यहाँ पे हमने अभी स्टेट तो मालूम नहीं की, लेकिन दूसरी स्टेट की एनर्जी मालूम कर ली है, तो उनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है जो हमने वहां देखा था अलजेब्रिक मेथड में एच बार ओमेगा, यहाँ पे भी आ रहा है। तो
यहाँ पर ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, आप इनको देखिएगा। और सेकेंडली ये है कि आपके पास जो मिनिमम एनर्जी यहाँ पे, अगेन ये भी मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि मिनिमम एनर्जी यहाँ पर n इक्वल टू 0 पुट करने में जो मिनिमम एनर्जी आ रही है वो h बार ओमेगा ओवर 2 आ रही है। इससे कम एनर्जी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्लासिकली एनर्जी 0 हो सकती है, क्वांटम मैकेनिकली मिनिमम एनर्जी h बार ओवर ओमेगा। अगर इससे कम एनर्जी हो, फॉर एग्जाम्पल h बार ओवर 4, क्वार्टर ऑफ h बार, अगर इससे कम एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा, उससे अनसर्टेनिटी रिलेशन ओबे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है, डेल्टा x डेल्टा p मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन h बार ओवर 2। तो अगर आप h बार ओवर 4 रखें और फिर x कैलकुलेट करें, p कैलकुलेट करें, x स्क्वायर कैलकुलेट करें, p स्क्वायर कैलकुलेट करें, इन सबकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वगैरह वगैरह, और फिर आप स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करें, डेल्टा आपको पता है डेल्टा x के स्टैंडर्ड एविएशन इन x, डेल्टा p के स्टैंडर्ड एविएशन इन मोमेंटम। जब इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये h बार ओवर 2 से कम आएगा अगर आप एनर्जी को इससे कम रखेंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट आएगा डेल्टा x डेल्टा p का वो लेस देन h बार ओवर 2 आएगा। तो अगर एनर्जी की वैल्यू इससे कम हो जाए, इससे कम में जीरो भी इंक्लूड है, तो ये अनसर्टेनिटी रिलेशन ओबे ही नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो यहाँ आपको पता है कि एक बेसिक प्रिंसिपल है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो ओबे होना लाजमी है। तो अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू इससे कम होगी तो अनसर्टेनिटी रिलेशन जो है वो ओबे नहीं होगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जाहिर हमने एनर्जी मालूम कर ली है, मुबारक हो। अब हम वेव फंक्शन मालूम करना चाह रहे हैं। तो जो वेव फंक्शन मालूम करना चाह रहे हैं साई, उन वेव फंक्शन जो है को मालूम करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए, एजेस चाहिए। ओके, तो उसकी रीजन क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन था वो h जाय और e माइनस जाय स्क्वायर था, ये कांस्टेंट भी था। तो जो हमारा ये वाला सॉल्यूशन है इसमें h जाय क्या था अभी हमने मालूम नहीं किया। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि h जाय को इन टर्म्स ऑफ सीरीज जब एक्सपेंड करेंगे तो बस हमने यहाँ पे ये देखा कि सीरीज को कहीं ना कहीं टर्मिनेट होना चाहिए, लेकिन वो h जाय है क्या वो अभी हमने मालूम नहीं किया। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि जो n है, n जैसे जैसे चेंज होगा तो ए जे की वैल्यूज भी क्या होंगी, चेंज होंगी। तो इसलिए हम लोगों ने जर्नली ए जे मालूम नहीं किया। जैसे हम पहले सीरीज सॉल्यूशन में आमतौर पर कोएफिशिएंट मालूम करके यहाँ पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं पुट कर रहे, क्योंकि जो हम लोगों ने रिकर्जन रिलेशन से ए जे मालूम किए थे उसमें जब देखा था कि जे जब बहुत हाई हो जाता है तो उससे जो हमारी एच की एक्सप्रेशन आती है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है जब जे बड़ा होगा। लेकिन हम ऐसा बिहेवियर नहीं चाह रहे थे, तो हमने अब ये सोल्यूशन ये निकाला था कि सीरीज को टर्मिनेट होना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों ने एनर्जी क्वांटाइजेशन की तरफ हम चले गए और अब हम वापस आ रहे हैं कि भाई ये ए जेस क्या है। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये कोफिशिएंट्स हैं जिनको मालूम होंगे तो इससे हमारा सोल्यूशन आएगा। इन कोफिशिएंट्स को की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि हम सीरीज को कहाँ टर्मिनेट कर रहे हैं, तो एन कहाँ है। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि कोफिशिएंट्स मालूम करने के लिए हम अपना रिकर्जन रिलेशन याद करते हैं। ए जे प्लस 2 क्या था, ए जे प्लस 2 के सॉरी ए जे था 2j प्लस 1 माइनस के डिवाइड बाय j प्लस 1 इंटू j प्लस 2 ए जे। और k की जगह हमने क्या ऊपर मालूम किया, अभी ऊपर देखें आप लोग, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमने k की जो वैल्यू मालूम की है वो मालूम किया 2n प्लस 1। उसको यहाँ पुट करें 2n माइनस 1 आ जाएगा, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बाय आ जाएगा j प्लस 1 j प्लस 2। तो ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम यहां से माइनस जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो n माइनस जे आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिकर्जन रिलेशन है और ये आया इन टर्म्स ऑफ n। माइनस कॉमन लेने का मकसद क्या है कि आप अगर याद करें तो हमने कहा था कि j की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो n, तो इससे क्या होगा कि ये जो वैल्यू आएगी ये बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू हमसे छोटी आएगी, क्योंकि ये जो n है ये j की मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको पहले रखा। तो आप लोग कहेंगे कि पहले तो हमने यहाँ पे n प्लस, जहां पे n रखा था और यहाँ पे n प्लस 2 रखा था, वो इसलिए रखा था कि a n प्लस 2 0 था, तो उससे हमने एनर्जी क्वांटाइजेशन मालूम की थी, एनर्जी क्वांटाइजेशन की तरफ हम गए थे, एनर्जी मालूम की थी। अब हम एनर्जी मालूम नहीं कर रहे, वो हो गया। तो अब हम j को आजाद छोड़ेंगे,
और j की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 1 से लेकर n तक चलेगी। तो अब हम इस तरह से कोफिशिएंट मालूम करेंगे, यानी यहाँ पे j की वैल्यू 0 से लेकर n तक चलेगी। तो j की जो वैल्यू है यहाँ पे जब चलेगी तो a0, a1, a2, a3, a4, a5 मालूम करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं आपको याद कराऊं कि जब आप n इवन लोगे तो a1 को आपने बाय हैंड 0 करना है, और जब आप n ऑड लोगे, n जो मैक्सिमम वैल्यू है j की, जब आप वो ऑड लोगे तो a0 को आपने 0 मानना है। तो a1 0 मानने से क्या होगा, a3 भी 0 होगा, a5 भी 0 होगा, बाकी सारे जो ऑड कोएफिशिएंट्स है वो सारे 0 हो जाएंगे। जब आप n ऑड लेंगे, n03, n=7, तो a0 को आप 0 चूज करेंगे और बाकी सारे जो इवन कोएफिशिएंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि n चूज करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं n = 0 चूज करूं तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास aj+2 ये वाला, उसमें j में n चूज कर रहा हूं और n की जगह मैं रख रहा हूं 0, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास ये हो जाएगा a2, ये 0 होगा तो a2 0 हो जाएगा। तो जब n 0 चूज करेंगे तो a2 0 होगा। हमने कहा था कि j की मैक्सिमम वैल्यू चूज करें, j की मैक्सिमम वैल्यू हमने चूज की n, और वो n 0 है इस केस में। a2 तो 0 है लेकिन a0 आपको पता है 0 नहीं है, क्योंकि j = 0 पुट करने पर a2 0 हुआ है, a0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर n 0 चूज किया है, 0 को आप एक इवन नंबर मान लेते हैं, तो a1, a3, a5 ये सारे 0 हो जाएंगे। और जो हमारी सीरीज है वो क्या होगी, h xi = a0 + a1 xi + a2 xi स्क्वायर्ड, और ये चलती जाएगी कहां तक, हमारे nth टर्म तक, हमारी nth टर्म तक। तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा h xi, वो क्या होगा, पहले आएगा a0, फिर क्या आना चाहिए प्लस a1 xi, लेकिन a1 तो 0 है, फिर क्या आना चाहिए a2 xi स्क्वायर, लेकिन a2 तो 0 है, फिर क्या आना चाहिए a3 xi क्यूब, वो तो सब 0 है। ये हमारा h xi आ गया। ओके, उसके बाद मैंने एक और काम ये वाला किया हुआ है, लेकिन ये बाद में करवाऊंगा। ये एक साथ हम एक चीज देखेंगे बाद में, वो कैपिटल H कैलकुलेट करने होते हैं, वो एक अलग चीज है, मैं बताऊंगा। तो हमारा सोल्यूशन क्या था, हमारा सोल्यूशन था psi = h xi e⁻ -xi²/2। ये हमारा सोल्यूशन था, अगर आप याद करें ऊपर, जिसमें ये क्या था, एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन था, और ये h xi था। और h xi अभी तक हम मालूम नहीं कर पाए थे, जो मालूम किया था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो अगर n = 0 होगा, हमने क्या कहा था कि हल ये है कि आप सीरीज को टर्मिनेट करो, तो जब n = 0 होगा तो h xi की वैल्यू क्या आ गई, a0 आ गई, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a0 आएगा, और h xi की जगह a0 आ गया तो e⁻−xi²/2 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब इसमें फाइनली आपको पता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ xi है, तो मैं इसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना चाहता हूं। तो अगर आप याद करें बिल्कुल शुरू में इस लेक्चर के, तो xi क्या था, m⍵/h⁻x, वहां x हमने लेट किया था h⁻m⍵ स्क्वायर रूट के साथ, तो xi आ जाएगा। इस xi की जगह ये वैल्यू पुट करें तो psi अब इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, और h xi तो a0 है, तो a0 ही रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और e⁻−xi²/2। तो xi स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, m⍵/h⁻, स्क्वायर रूट खत्म हो गए, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और xi के साथ ये x भी आ रहा है तो x² आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। और इसमें a0, जो a0 ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और ये कैसे मालूम होगा, ये मालूम होगा नॉर्मलाइजेशन से। और अगर आप याद करें तो हम लोगों ने जब हार्मोनिक ऑसिलेटर का अलजेब्रिक मेथड पढ़ा था, तो वहां पे हमारे पास ग्राउंड स्टेट सोल्यूशन यही थे, n = 0 की अगर आप बात करें तो इसको बोलते हैं psi 0। तो ये हमारा वही सोल्यूशन आ गया जो उस जमाने में आया था, बस वहां पे हमने a0 भी मालूम किया था, और ये a0 अब वहां पे मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया। और हम लोगों ने कैसे मालूम किया, सीरीज सोल्यूशन से मालूम किया, लेकिन उसमें पाबंदी क्या लगाई, ये कि सीरीज को टर्मिनेट होना चाहिए, और जब n = 0 पुट किया तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया। ओके, अब हम बात करेंगे n = ये 0 की बात की थी, अब बात करेंगे n = 1 की। जब n = 1 की बात करेंगे तो यहां पुट करें 1,
तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, और सॉरी 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। A3 को 0 होना चाहिए। लेकिन A3 जब n इक्वल टू 1 चूज किया है तो आपको याद है कि हमारे पास सारे ऑड कोएफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। A0 को A0 को 0 चूज करेंगे, बाकी सारे जो है वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और A3 0 हो जाएगा तो A5 भी 0 हो जाएगा, A7 भी 0 हो जाएगा, सारे बाद वाले 0 हो जाएंगे। लेकिन A1 के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं, तो A1 इज नॉट 0। ओके, तो अब हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसमें हम लोग बोलेंगे h ज़ाय क्या था, h ज़ाय था हमारे पास A0 प्लस A1 ज़ाय प्लस A2 ज़ाय स्क्वायर। उसमें A0 क्या है, वो तो 0 है, क्योंकि आपको पता है n इक्वल टू 1 है, तो A0 और ये सारे 0 हो जाएंगे। A0 0 होगा, A1 की जगह क्या आएगा, A1 आएगा, और ज़ाय की जगह क्या आएगा, ज़ाय आएगा, प्लस A2 की जगह 0 आ जाएगा, प्लस A3 की जगह 0 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो आपके पास जो सोल्यूशन है वो ये आ गया, और सॉरी सोल्यूशन नहीं, h ये आ गया, जिसको हम लोगों ने नाम दिया h1, ये h0, यानी n इक्वल टू 1 के लिए h की n इक्वल टू 0 के लिए h की वैल्यू ये है, n इक्वल टू 1 के लिए h की वैल्यू ये है। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन का हम बोलेंगे h1 सॉरी साय ज़ाय क्या था, h1 ज़ाय, सॉरी h1 साय ज़ाय क्या था, h ज़ाय, ये था h ज़ाय इनटू ये बार माइनस ज़ाय स्क्वायर ओवर। जब हमने साय 0 मालूम किया था तो यहाँ पे हमने h0 पुट किया था, यानी कि n इक्वल टू 0 के लिए h की वैल्यू और उसके लिए साय की वैल्यू आ जाएगी n इक्वल टू 0 के लिए। अब इन n इक्वल टू 1 के लिए h की वैल्यू को क्या बोला हमने, h1, साय की वैल्यू क्या आ जाएगी साय1, यानी कि फर्स्ट टाइप के लिए वेव फंक्शन। और h1 क्या है, ये है a1 ज़ाय, h1 क्या है a1 ज़ाय, और ये क्या आ जाएगा e माइनस ज़ाय स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट स्टेट के लिए वेव फंक्शन। तो ये स्क्वायर है, फर्स्ट स्टेट के लिए वेव फंक्शन, n इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन, ये वाली चीज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 2 की बात करेंगे। जब n इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो हमारा जो क्या चीज 0 होगी, a n j प्लस 2 था ना, तो j की जगह j का मैक्सिमम वैल्यू क्या थी n, n की जगह क्या आ गया 2, 2 प्लस 2 कितना होता है 4। अब A4 को 0 चूज करें। अब A4 0 चूज होने का मतलब यह है कि A0 भी 0 नहीं होगा और A2 भी 0 नहीं होगा। कब, जब n इक्वल 2 होगा, n इक्वल 0 की बात अलग होगी। जब n इक्वल 2 की बात करेंगे तो A4 को 0 चूज करेंगे। अच्छा, n क्योंकि इवन है तो सारे ऑड ऑप्शंस A1 A3 वो सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब अब हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, A0 और A2। A0 तो मालूम नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो तो आर्बिट्रेरी है, A2 मालूम करना पड़ेगा। अब A2 कैसे मालूम होगा, तो हमें रिकर्जन रिलेशन याद करना पड़ेगा, वो क्या था, a j प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये जो हमारा नया रिकर्जन रिलेशन है ये वाला, जिसमें हमने सीरीज को कहीं टर्मिनेट करना है, तो ये वाला रिकर्जन रिलेशन यूज करना है। तो माइनस 2 n माइनस j ओवर j प्लस 1 इंटू j प्लस 2 इंटू A0। अब आपको याद है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें क्या मालूम करना है, A2 मालूम करना है। तो A2 मालूम करने के लिए J क्या होना चाहिए, यहाँ पे J 0 होना चाहिए, जहां जहां J 0 पुट कर लें। तो यहाँ J की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ -2, और n क्या है, n वो है जो यहाँ पे हमने देखना है। तो आपके पास यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और J की जगह क्या आएगा, J की जगह 0 आएगा, J की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, J की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। और A0 को आप कुछ नहीं कह सकते, A0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, ये देखें, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा -2 A0। ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास A2, ये 0 प्लस 2 क्या होता है A2, ये A2 आ गया -2 A0। ओके, तो बाकी आपके पास A4, ये जो हमारे पास है A4 0 है, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं A6 भी 0 होगा, A8 भी 0 होगा, और बाकी सारे इवन क्वेश्चन 0 होंगे, और ऑड क्वेश्चन वैसे ही डिफॉल्ट 0 होंगे। तो हमारी सीरीज क्या है, H क्या है, सोल्यूशन हमारा क्या है, सोल्यूशन है A0 प्लस A1 ज़ाय प्लस A2 ज़ाय स्क्वायर प्लस A3 ज़ाय क्यूब, ये चलता जाएगा। और मैं खत्म इसलिए नहीं कर रहा कि अभी आपको खुद ही नजर आ गया खत्म होगा कि A0 है इस n इक्वल 2 के लिए हम देख रहे हैं अभी,
उसमें ए नॉट और ए टू अब जीरो नहीं है, ए नॉट और ए टू जीरो नहीं है, लेकिन ए वन जीरो है, ए थ्री जीरो है, ए फोर जीरो है और बाकी सब क्या है, जीरो है। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, हमारा सोल्यूशन आ गया एच ज़ाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए टू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस टू ए नॉट, ए टू हमने जो मालूम किया माइनस टू ए नॉट, और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ाई स्क्वायर, किसके साथ ज़ाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए टू के साथ ज़ाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए नॉट अकेला है। तो ये जो हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए h मालूम किया, इसको अब h2 बोल दो। हर n के लिए h की वैल्यू अलग है और ज़ाहिर सोल्यूशन क्योंकि अलग है हर n के लिए। तो a नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए नॉट कॉमन ले लो, तो h2 क्या हो जाएगा, a नॉट इंटू 1 माइनस 2 ज़ाई स्क्वायर। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है हमारे पास साई h ज़ाई इज बार माइनस ज़ाई स्क्वायर ओवर 2, ये हमारा सोल्यूशन है, ऊपर चेक कर लें। और जब n इक्वल टू की बात करेंगे तो ये सेकंड स्टेट के लिए सोल्यूशन है। सेकंड स्टेट के लिए h क्या है, सेकंड स्टेट के लिए h ये है, वो ये है a नॉट इंटू 1 माइनस 2 ज़ाई स्क्वायर इज बार माइनस ज़ाई स्क्वायर ओवर 2। ये सेकंड स्टेट के लिए सोल्यूशन आ गया, लेकिन इसमें a नॉट क्या है, जाहिर है वो कांस्टेंट है और ये आप लोगों को मालूम करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन से। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन से यहाँ a नॉट आएगा n इक्वल टू के लिए, और यहाँ n इक्वल टू 0 के लिए a नॉट आएगा, ये अलग अलग आएंगे। ये नहीं कि a नॉट यहाँ एक दफा मालूम कर लिया तो सबके लिए चलेगा, नो ऐसा नहीं है, हर स्टेट के लिए नॉर्मलाइजेशन अलग है। ओके, और ये कैपिटल एच में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम बात करते हैं n इक्वल टू 3 के लिए। अब मैं थोड़ा फास्ट काम करता हूँ, तो 3 की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि j की जगह n प्लस 2 की जब बात कर रहे होंगे, n की जगह 3 आ जाएगा, 3 प्लस 2 क्या होता है 5। तो अब हम a5 को 0 चूज करेंगे, लेकिन a1 भी 0 नहीं होगा और a3 भी 0 नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे जो इवन कोएफिशिएंट्स है a नॉट और उसके सारे अगले रिश्तेदार वो सब 0 होंगे। ओके, इसका मतलब है हमें अब a3 मालूम करना पड़ेगा। a1 के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, a3 मालूम करना पड़ेगा, और a3 मालूम करने के लिए अगेन वही रिलेशन यूज करेंगे, रिकर्जन रिलेशन जो हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ j के लिए बनाया था, 2n माइनस j डिवाइड बाय j प्लस 1 इंटू j प्लस 2, और यहाँ पे अब aj आएगा। और अब अगर a3 मालूम करना है तो क्या पुट करें, j की जगह 3 आएगा, जाहिर है j की जगह 1 पुट करें, तो j की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 2, n क्या है, n यहाँ पे 3 है, और j क्या है, j यहाँ पे 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। j की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 होता है, j की जगह 1 प्लस 2 3 होता है, और j की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a1। आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया माइनस 2/3 a1, a3 मालूम हो गया। ओके, अब हम अगर जब a5 की बात करेंगे तो a5 बाय हैंड हम लोगों ने 0 चूज किया है, ये नहीं कि a5 मालूम करने के लिए a3 को यूज करें, नहीं, a5 हमने बाय हैंड चूज किया, तो a5 अगर 0 चूज होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी अगले जो इसके सारे रिश्तेदार है वो सब 0 हो जाएंगे। तो हमारी सीरीज h ज़ाई क्या होता है, वो होता है a नॉट प्लस a1 ज़ाई प्लस a2 ज़ाई स्क्वायर प्लस a3 ज़ाई क्यूब प्लस a4 ज़ाई 4 एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा, a नॉट 0 होगा क्योंकि अगर n 3 है तो बाकी सारे इवन जो कोएफिशिएंट्स है वो 0 होंगे, सारे इवन कोएफिशिएंट 0। और जब a3 पे हमने सीरीज को टर्मिनेट करना है तो a5 0 हो जाएगा, a5 0 हो जाएगा, a7 0 हो जाएगा, वो सारे आगे वाले 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी रह गया h ज़ाई इक्वल्स a1 जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, ज़ाई प्लस a5 सॉरी प्लस a3 है ये, और a3 की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2/3 a1, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ज़ाई क्यूब, इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा a1, बाकी क्या बचेगा ज़ाई माइनस 2/3 ज़ाई क्यूब। ये हमारा क्या आ गया, n इक्वल टू 3 के लिए h आ गया, जिसको हम बोलेंगे h3। और जब हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन होता है साई h ज़ाई इस बार माइनस ज़ाई स्क्वायर ओवर 2, ये हमारा सोल्यूशन होता है, और h n इक्वल टू 3 के लिए h3 है और ज़ाई 3 है, ये तो एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन है, ये वैसे ही रहेगा। और h3 जो हमने मालूम किया, अब सीरीज अब टर्मिनेट हो गया n इक्वल टू 3 पर, h3 की जगह क्या आ जाएगा a1 ज़ाई माइनस 2/3 ज़ाई क्यूब और इस बार माइनस ज़ाई स्क्वायर ओवर 2। अब a1 क्या होगा, सोल्यूशन तो आ गया लेकिन इसमें a1 नहीं पता, तो नॉर्मलाइजेशन से मालूम होगा। अब हम n इक्वल टू 4 के लिए भी ये काम करेंगे, चलिए
n इज इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो n a4+2 यानी a6 को 0 चूज करेगा। तो मैक्सिमम n यहाँ पे सीरीज टर्मिनेट करिए तो उसके बाद जितने भी ये वाले कोएफिशिएंट्स है वो 0 होना चाहिए। तो अगर a6 0 होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि a8 और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, और क्योंकि n इवन चूज किया है तो ऑड कोएफिशिएंट सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब हमें पता है कि अगर n इज इक्वल टू 4 की बात करेंगे तो a0 नहीं पता होगा, a2 नहीं पता होगा, a4 नहीं पता होगा, ये सारे 0 नहीं है और ये क्या है, ये मालूम करना। तो अब a0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको a0 a2 मालूम करना पड़ेगा। हमारा रिकर्जन रिलेशन क्या था, aj+2 इज इक्वल टू -2 n माइनस j+1 इंटू j+2 aj। ओके, तो मैं n इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहूंगा, जीरो पुट करना, j की जगह 0 पुट करना चाहूंगा a2 मालूम करने के लिए। तो अगर मुझे a2 मालूम करना है तो मुझे j की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको। तो j की जगह 0 पुट करें तो 2 आ जाएगा, j की जगह 0 पुट करें और n की जगह आप क्या पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करेंगे, और j की जगह क्या पुट करेंगे, 0, तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। j की जगह क्या आ जाएगा, 0, j की जगह क्या आ जाएगा, 0, 0 + 2 क्या होता है 2, और aj j की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो अब आप देखेंगे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास a2 जो आ जाएगा वो -4a0 आ जाएगा, -4a0, ये a2 आ गया। लेकिन अब हमें a4 भी मालूम करना है, तो a4 मालूम करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, a4 मालूम करने के लिए यहाँ j की जगह 2 पुट करना चाहिए। अब हम j की जगह 2 पुट करेंगे। जब j की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 + 2 4 हो जाएगा, -2 n क्या है, n हमारे पास 4 है, और j हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2, इस केस में 2, 4 - 2 कितना होता है 2, डायरेक्ट से लिखते हैं, स्पाई कर लेते हैं और फिर से लिखते हैं। तो 4 - 2 कितना होता है 2 होता है, डिवाइड बाय j+1, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, aj, और aj की जगह क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा। लेकिन इस a2 की जगह क्या आएगा, इस a2 की जगह हमारे पास ये आएगा, ये जो a2 होगा वो यहाँ पुट होगा। तो जब a4 मालूम कर रहे हैं तो उसमें a2 चाहिए होगा, और a2 आप पहले से मालूम कर चुके होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, a4, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 4 हो जाएगा, और ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा -1/3, और a2 की जगह क्या आ जाएगा, -4a0, -4a0, तो माइनस माइनस प्लस 4/3a0 आ जाएगा। ओके, अगर आप j इज इक्वल टू क्या रखें, 4 भी रख दें, गलती से भूल गया आप, तो जब j इज इक्वल टू 4 रखेंगे यहाँ पे और n की वैल्यू भी 4 होगी तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो ये खुद ही 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो जब a4 0 हो जाएगा तो जब a6 कैलकुलेट करेंगे, a6 कैलकुलेट करने के लिए जब j इज इक्वल टू अगली वैल्यू रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे a4 0 हुआ होगा तो a6 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और बाकी सारे खुद ब खुद 0 हो जाएंगे, अगर आप भूल भी गए ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो a2 और a4 मालूम हो गए, तो हमारी सीरीज क्या है, h xi क्या है, a0 + a1 xi + a2 xi स्क्वायर + a3 xi क्यूब + a4 xi 4 + a5 xi 5 + a6 xi 6, बस ब्रेक लगानी पड़ेगी मुझे। तो आपको पता है कि यहाँ सारे ऑड ऑप्शन 0 है, और आपको पता है कि यहाँ पर जो a6 है वो 0 हो चुका है, और उसके बाद सारे आगे वाले सब 0 है। सीरीज टर्मिनेट कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए इसको बोलते हैं h4 xi, a0 को a0 ही रहने दें, प्लस a2 की जगह क्या आ जाएगा, a2 की जगह आ जाएगा -4a0, लेकिन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, xi स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा a0 के साथ a2 के साथ xi स्क्वायर, प्लस a4 xi 4 था, a4 की जगह क्या आ जाएगा 4/3 a0 और xi 4 आ जाएगा, और ये सीरीज यहाँ खत्म हो गई, इनफिनिट सीरीज नहीं। इनमें से a0 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 - 4 xi स्क्वायर्ड प्लस 4/3 xi 4, तो ये हमारे पास आ गया h4 xi n = 4 के करस्पॉन्डिंग h। सोल्यूशन क्या आ जाएगा, psi h और e टू r माइनस xi स्क्वायर ओवर 2। तो ये आप डायरेक्ट से यहाँ पे देख लें
कि हमारे पास यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो साई 4 क्या आ जाएगा, वो आप लोग यहाँ लिख रहे हैं, अब मैं नहीं लिख रहा, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो ये जो हमारे पास H4 आ गया। इस तरह अगर साई 5 मालूम करना है तो जाहिर सी बात है n इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 5 पुट करना पड़ेगा। तो उसमें A1 भी मालूम करना पड़ेगा, A3 भी मालूम करना पड़ेगा, A5 भी मालूम करना पड़ेगा, और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। इस तरह अगर साई 6 मालूम करना है तो फिर वो आप लोगों को n इज इक्वल टू 6 देखना होगा, और उसमें A1 भी मालूम करना होगा, A3 भी मालूम करना होगा, A4 भी मालूम करना होगा, A6 भी मालूम करना होगा, क्योंकि 6 पे आपने सीरीज टर्मिनेट करनी है, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको हर वेव फंक्शन को बाय हैंड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या इसका कोई जनरल फॉर्मूला भी है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में बात करते हैं। अभी हम एक चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बीच में मैंने छोड़ी है, और वो है कि इन्हीं को यूज करके आपने हर्मीट पॉलिनोमियल्स कैलकुलेट करना। ये हर्मीट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल h हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, तो कैपिटल H जो है ये कहलाते हैं हर्मीट पॉलिनोमियल्स। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखें H0 हम लोगों ने मालूम किया था A0, H0 हमने मालूम किया था A0। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस A0 को इस तरह से चूज करेंगे। अभी हम आगे मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मैं जो हर्मीट पॉलिनोमियल चूज कर रहा हूँ, और इस तरह से चूज करूंगा कि फॉर एग्जांपल ये मैं 2 की पावर ले रहा हूँ 0, और ये क्या होता है 1। ये 2 की पावर 0 क्यों ले रहा हूँ, अभी आपको आगे बात समझ में आएगी। तो हमेशा हम 2 की पावर लिया करेंगे, क्यों लिया करेंगे, अभी आपको बात आगे समझ में आएगी। 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो A0 को इस तरह से चूज करेंगे। A0 क्यों चूज किया, अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो भी n होगा, n फॉर एग्जांपल 0 है तो वो 2 की पावर बनेगी। 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो H0 1 होगा। तो यहाँ पे ये बात आपको मजीद ज्यादा क्लियर नहीं होगी, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्लियर होगी। तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 के लिए 2 की पावर 0 ली। अब n इक्वल टू 1 के लिए 2 की पावर 1 लेंगे। 2 की पावर 1 क्या होता है 2। यहाँ पर A1 को 2 चूज करेंगे। यहाँ पर A0 को, यानी कि ये जो कांस्टेंट है A0, h की वैल्यू 0 थी, H0 की वैल्यू A0 थी, तो हमने A0 को इस तरह से चूज किया कि यहाँ पे 0 और 2 की पावर 0 बन गई, तो 2 की पावर 0 जो भी आएगा उसको हम A0 चूज करेंगे। यहाँ पे A1 को चूज करना है, A1 की वैल्यू मालूम करनी है। A1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस तरह से चूज करेंगे कि 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो A1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 जाए ये कैपिटल H आ जाएगा। ये कैपिटल H क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये इसको वैसे हर्मीट पॉलिनोमियल कहते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए हर्मीट पॉलिनोमियल है। अब n इक्वल टू 2 की बात करेंगे। देखिए n इक्वल टू 2 की जब बात करेंगे, h देखें आप, h जो हमने मालूम किया, h हमने क्या मालूम किया, ये मालूम किया। अब इसमें आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, तो इसमें से अब वो वाली टर्म देखें जिसकी पावर, जहां जाए की पावर बड़ी है, तो जाए की पावर बड़ी ये है, यहाँ जाए की पावर 0 है जो कि 1 होता है, यहाँ जाए स्क्वायर आ रहा है। तो जाए स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप इस तरह से चूज करेंगे, यानी -2 A0 को इस तरह से चूज करेंगे कि 2 की पावर वो आए जो n होता है, यानी 2 है। तो -2 A0 को इस तरह से चूज करेंगे कि 2 की पावर 2 आए। क्यों चूज कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये हर्मीट पॉलिनोमियल से कैलकुलेट में, ठीक है। तो -2 A0 को इस तरह से चूज करेंगे कि 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 के इक्वल है। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A0 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और इस A0 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये क्या आएगा, A0 की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -2 पहले से बैठा हुआ है, A0 की जगह अभी फिर -2 आ जाएगा, यानी A0 -2 आ गया, तो ये आ गया 4 जाए स्क्वायर -2। तो H2 इस तरह से कैलकुलेट हुआ है कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ जाए है उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 स्क्वायर है, यानी H2 है तो 2 स्क्वायर है। यहाँ H1 जाए हमने कैलकुलेट किया था, तो मैक्सिमम पावर ऑफ जाए इस तरह से था कि 2 का जो इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर 1 है। यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ जाए को इस तरह चूज किया था, थी नहीं कि जो जाए की पावर 0 है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर 0 है, यानी कि 1, यानी कि जो भी कोफिशिएंट आएंगे वो 2 की पावर में आएंगे। इस तरह जब हमने स्मॉल h मालूम किया 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए, वो ये मालूम किया। अब इसमें दो जाए की पावर है, इसमें से आपने बड़ी पावर को देखा, जाए क्यूब है, इसका जो कोफिशिएंट है -2/3a1, -2/3a1 को हम चूज करेंगे कि ये इक्वल हो 2 क्यूब के,
ये 2 क्यूब के इक्वल आ गया। फिर आप इसको थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे, 2 क्यूब जो होता है वो 8 होता है, तो a1 माइनस 12 आ जाएगा। तो अब इस a1 माइनस 12 को यहाँ भी पुट करें और a1 माइनस 12 को यहाँ भी पुट करें। तो जब दोनों जगह a1 की जगह माइनस 12 पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो माइनस 12 जाय प्लस 8 जाय क्यूब आ जाएगा। इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये कैपिटल H3 आ जाएगा, जिसमें आप देखें इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर 3 है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 के लिए अगर हम कैपिटल H मालूम करना चाहते हैं, तो इसमें H4 जो हमारा स्मॉल h था, इसकी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर ऑफ जाय है, इसका जो कोफिशिएंट है, आप उसको 2 की पावर 4 से इक्वेट करेंगे और दोबारा से आप यहाँ से a नॉट कैलकुलेट करेंगे। इस a नॉट को यहाँ और यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद कैपिटल H की जो एक्सप्रेशन है वो ये आई। तो आप देखें कि ये एक इस तरह से एक्सप्रेशन आई है कि जो मैक्सिमम पावर ऑफ जाय है उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर 4 है, 16। तो ये जो हमारे पास कैपिटल H है ये कहलाते हैं हर्मीट पॉलिनोमियल्स, इसीलिए मैंने अलग से कैलकुलेट करवाया है। ये जो हर्मीट पॉलिनोमियल्स हैं, जो हमने H0, H1, H2 वगैरह मालूम किए हैं, ये इस तरह से हैं कि बाय ट्रेडिशन द आर्बिट्ररी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर a0 या a1 is so chosen that the coefficient of the highest power of xi is 2 to the power n। ये हर्मीट कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ xi, यहाँ पे xi 0 है, तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ xi 1 है, 2 की पावर 1 1 होता है। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ xi 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है। यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ xi 3 है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो ये इस तरह से a0 या a1 चूज किए जाते हैं कि जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर ऑफ xi का वो 2 की पावर हाईएस्ट पावर ऑफ xi। ओके, ये जो हर्मीट कोफिशिएंट्स हैं ये आप लोग देखें, हम लोगों ने कैलकुलेट किए, सीरीज सॉल्यूशन मालूम किया, ये कर किया वो किया, पापड़ बेलने के बाद मालूम किए। लेकिन ये मैथमेटिशियंस ने बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी किए हैं और कुछ लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट से फॉर्मूला बनाया है इन कोफिशिएंट्स को मालूम करने का, बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए। तो उसमें से एक जो फॉर्मूला वो कहलाता है रोड्रिगेज फॉर्मूला। तो इससे हर्मीट पॉलिनोमियल्स को हम डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला जो हम लिखने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले का फायदा क्या होगा कि बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हम ये हर्मीट पॉलिनोमियल्स मालूम कर सकते हैं। वैसे तो ये एक प्रॉब्लम है ग्रिफिथ्स का, लेकिन मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है कि बगैर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए लोगों ने ऐसा फॉर्मूला बना दिया जिससे आप ये सारे हर्मीट कोफिशिएंट्स मालूम कर सकते हैं। वरना n = 0 के लिए अलग से कैलकुलेट करो, 1 के लिए अलग से, 2 के लिए अलग से, ये तो पापड़ बेलने वाली बात थी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं H0 मालूम करना चाहता हूँ, तो H0 मालूम करने के लिए मैं इनकी जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ, तो H0 आ जाएगा, -1 की पावर 0 आ जाएगी, जहां जहां n है उसकी जगह 0 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ n का उस n से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ n का मतलब ये होगा कि कौन सा वाला हर्मीट कोफिशिएंट मालूम करना चाह रहे हैं, H0 या 1 या 2 या 3। e की पावर xi स्क्वायर, इसमें कोई n नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू xi ऑफ 0 ऑर्डर। तो अब ये किसी चीज की पावर 0 तो वो क्या होता है 1 होता है, -1 की पावर 0 भी क्या होगा 1, ये चीज भी 1 होगी, और बीच में ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई है ही नहीं, इसका मतलब डेरिवेटिव ही नहीं है। तो बाकी क्या रह जाएगा e की पावर -xi स्क्वायर और e की पावर +xi स्क्वायर, दोनों का बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो -xi स्क्वायर + xi स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो H0 क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो H0 क्या है 1। अब n = 1 पुट करो इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले से ये सारे जनरेट हो, तो 1 पुट करो तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जहां जहां n है उसकी जगह 1 आ जाएगा, e की पावर xi स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi, लेकिन अब 1 आ रहा है। तो 1 का मतलब यह है कि एक दफा आपने डेरिवेटिव लेना है, किसका, इससे आगे जो भी चीज है। तो -1 की पावर 1 -1 होगा, e की पावर xi स्क्वायर, e की पावर xi स्क्वायर होगा, कोई डेरिवेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -2 xi, क्योंकि पावर का दोबारा से डेरिवेटिव आता है, e की पावर -xi स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करें कि इन सबको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास क्या आ जाएगा -+ 2 1 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 1, और ये खाली रह जाएगा xi, 2 xi आ गया। तो H1 xi क्या आ गया 2 xi, H1 xi 2 xi। फिर n = 2 की बात करें, मैं बस एक और कैलकुलेट करता हूँ 2 वाला, बाकी आप लोग खुद देखिए। तो अब H2 xi अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -1 की पावर 2 आ जाएगी, n की जगह 2, फिर e की पावर xi स्क्वायर को नहीं छेड़ना, और फिर ये डेरिवेटिव क्या आएगा स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर आने का मतलब ये है कि अगली चीज का आपने अब 2 दफा डेरिवेटिव लेना,
तो -1 स्क्वायर क्या होता है +1, e टू ज़ाय स्क्वायर को नहीं छेड़ना। तो अब पहले एक दफा डेरिवेटिव लेंगे किसका, इससे अगली वाली चीज का, तो स्क्वायर का दो दफा डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको होता है -2 ज़ाय e टू माइनस ज़ाय स्क्वायर ओवर ज़ाय स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैसे ही आ गया और पावर का डेरिवेटिव आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद एक और दफा फिर डेरिवेटिव लें, तो -2 बाहर निकाल लें और ये आपके पास e टू ज़ाय स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे लेकिन आपको u इंटू विल करना पड़ेगा। तो जब आप u इंटू विल करेंगे तो पहले ज़ाय का डेरिवेटिव लें जो कि 1 आ जाएगा, और पहली टर्म में e टू माइनस ज़ाय स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लेना, तो इसका डेरिवेटिव लिया, इसका नहीं लिया। फिर अब प्लस करने के बाद -2 बाहर निकाल दिया, ज़ाय वैसे ही आ जाएगा और इसका दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा, तो -2 ज़ाय एक बार माइनस ज़ाय स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2, ये -2 आ जाएगा, और e की बार ज़ाय स्क्वायर, e की बार माइनस ज़ाय स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास दोनों बेस से में पावर ऐड होकर 1 हो जाएगा। फिर आप करेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, फिर ज़ाय इंटू ज़ाय ज़ाय स्क्वायर, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ज़ाय e टू पावर ज़ाय स्क्वायर e टू पावर माइनस ज़ाय स्क्वायर से, ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या रह गया, 4 ज़ाय स्क्वायर -2। नोट करें 4 ज़ाय स्क्वायर -2 आ गया। इस तरह n इक्वल टू 3 के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा, n इक्वल टू 4 के लिए ट्राई कीजिएगा। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे n की वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो ये तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। अब ये तो गंदा फॉर्मूला हो गया। तो अब लोगों ने एक और काम किया, और वो ये किया है कि अगर आपको छोटे वाले n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल ये पॉलिनोमियल्स यानी हर्मीट पॉलिनोमियल्स, अब होते हैं पॉलिनोमियल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें ज़ाय की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। तो ये जो हर्मीट पॉलिनोमियल्स में अगर आपको छोटा फॉर एग्जांपल h इक्वल टू 0 या h इक्वल टू n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 1 के पॉलिनोमियल्स बताऊं, तो आप बाकी हायर वाले जनरेट करना चाहें तो बगैर डेरिवेटिव के एक फॉर्मूला बना दिया लोगों ने, उससे आप जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि हड हरामी करवा रहे हैं आप लोगों को कि पॉलिनोमियल कैलकुलेट कराने के लिए हायर, यानी कि आप n इक्वल टू 2 कैलकुलेट कर लिया ना, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 2 के लिए आपको ये डेरिवेटिव लेना मुश्किल अच्छा नहीं लग रहा, मुश्किल करनी पड़ रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा फॉर्मूला है जिससे n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 इन सब के लिए हर्मीट पॉलिनोमियल डायरेक्ट से कैलकुलेट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक रिकर्जन रिलेशन है, और ये किसी मैथमेटिशियन ने ये मालूम किए। तो ये क्या है, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो h n+1 यानी n+1 और n+1 आपने हर्मीट पॉलिनोमियल मालूम करना है। सो फॉर्मूला 2 ज़ाय, कहाँ से आया फॉर्मूला, आई डोंट केयर। ये वाला फॉर्मूला भी कहाँ से आया, आई डोंट केयर, ये किसी ने मुझे दिया है, मैथमेटिशियन ने, हम फिजिक्स वाले लोग हैं इसको यूज कर रहे हैं। h ज़ाय ये फॉर्मूला है, इसको आप देखें, -2 h n-1 ज़ाय। तो अब आप देखें यहाँ पे अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूं तो 0 -1 होता है, h -1 मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं n इक्वल टू 1 पुट करूं, 1 -1 0 होता है, यहाँ 1 आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो n इक्वल टू यानी कि आप जो भी हर्मीट पॉलिनोमियल मालूम करना चाह रहे हैं तो आपको छोटे वाले यानी छोटे n के पॉलिनोमियल्स पता होंगे तो आप बड़े n के पॉलिनोमियल्स मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो क्या होगा, उससे h2 जनरेट होगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2, 2 + 1 कितना आ जाएगा, n की जगह सॉरी 1 आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। वैसे h2 ज़ाय हमने यहाँ पे मालूम कर लिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये कम्बरसम मेथड है, ये कोई आसान मेथड देखो। n की जगह 1 आ गया, 1 + 1 2 ज़ाय, और फॉर्मूला क्या है 2 ज़ाय, इसको तो आप नहीं छेड़ सकेंगे। फिर यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 1 h1 ज़ाय -2n, n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह आ जाएगा 1, और h n की जगह क्या आ जाएगा 1, 1 - 1 क्या होता है 0। ओके, अब h1 ज़ाय आप मालूम कर चुके हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि h1 ज़ाय आप पहले से मालूम कर चुके हैं, और वो क्या था 2 ज़ाय -2 1 2, h0 ज़ाय भी हम अज्यूम करते हैं कि मालूम कर चुके हैं, और 1। अब आप नोट करेंगे क्या आ गया 2 2 4 ज़ाय स्क्वायर -2 1 2। तो ये वही चीज आ गई यहाँ पे है, लेकिन आपको यहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह लेने की जरूरत नहीं पेश आई। और अगर आप h3 मालूम करना चाहते हैं तो आपको वो डेरिवेटिव वाला ये रोड्रिगेज फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये वाला रिकर्जन रिलेशन यूज करके n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू पुट करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू पुट करेंगे,
अब ये H1 आ जाएगा और ये H2 आ जाएगा। H2 आपको पता होगा, H1 आपको पहले से पता है, H3 आ जाएगा, H4 आ जाएगा, n=3 पुट करने पर, N4 पुट करने पर H5 आ जाएगा। इस तरह जितने भी हायर जो हर्मीट पॉलिनोमियल्स हैं ये आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, तो जिंदगी आसान होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मालूम कर रहे थे, ये खास पॉलिनोमियल्स थे जिसमें हमने कोफिशिएंट्स को खास तरह से ट्रीट किया। यहाँ पे आपको पता है कि ए नॉट, ये जो हमने सोल्यूशन मालूम किया था उसमें ए नॉट वगैरह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, इससे पहले एच मालूम किया था, इसमें एच में कोफिशिएंट्स मालूम नहीं थे, लेकिन हमने यहाँ कोफिशिएंट्स को इस तरह से चूज किया, एक खास तरीके से चूज करने के बाद हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स आए वो हर्मीट पॉलिनोमियल्स हैं। दे आर रिलेटेड, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हर्मीट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का एक पार्ट है। तो इन कोफिशिएंट्स को मालूम करने का तरीका क्या है, ये वैसे प्रॉब्लम है लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और आगे चलते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन था, साई नॉट हमने मालूम किया, साई 1 मालूम किया, साई 2 मालूम किया, साई 3 मालूम किया, साई 4 मालूम कर लिया। इस तरह से अगर बैठ के मालूम करें साई 5, साई 6, तो ये हर कोफिशिएंट, हर n के लिए सॉल्यूशन आपको अलग अलग मालूम करना पड़ेगा। हम चाहते हैं एक जनरल सॉल्यूशन है और वो नॉर्मलाइज हो, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए जो वर्किंग है वो हमारे सिलेबस में यानी ग्रिफिथ्स में नहीं है, थोड़ी एडवांस्ड है। अगर आप करना चाहें तो आप कोशिश करके देखिएगा। तो ये हमारे पास वो सॉल्यूशन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ये कैसा आया, वी डोंट केयर। ये समझें कि हम लोगों ने कहीं और से चुराया है कैलकुलेट करने के बाद। ये किसी भी स्टेट के लिए आप वेव फंक्शन देख सकते हैं, और ये जो वेव फंक्शन है सॉल्यूशन वो इन टर्म्स ऑफ हर्मीट पॉलिनोमियल, ये आपको नजर आ रहा है h n psi। तो अगर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ h0 psi आएगा, और h0 psi की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे h1 psi आएगा। सॉरी मैंने पहले psi बोल दिया था गलती से, h1 psi आएगा। h1 psi की वैल्यू ऊपर से आप पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 यानी स्टेट 2, n इक्वल टू की बात करेंगे तो h2 psi आ जाएगा। यहाँ पुट करते जाएंगे तो आपके पास नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आते जाएंगे। आप देखें कि ये सारे कांस्टेंट्स हैं और यहाँ पे हर्मीट पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हर्मीट पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे जैसे आपको पता है कि जाय जो है, जाय वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, ये इट टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर n एक अलग चीज थी, n का मतलब स्टेट, फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 0 की बात करेंगे, यहाँ 0 पुट करें सब जगह जहां जहां n है, आपका सोल्यूशन आएगा वो साई 0 आएगा, ग्राउंड स्टेट। उसको अगर आप प्लॉट करें तो आपके पास प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, साई का, और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट करेंगे, साई स्क्वायर प्लॉट करेंगे इसी का, n इक्वल टू 0 का, तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इस तरह से आएगी। ओके, तो इसमें अगर आप देखें यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको साई x नजर आ रहा है, लेकिन इधर आपको जाय नजर आ रहा है, और जाय आपको पता है इन टर्म्स ऑफ x हम लोगों ने देखा था, तो वो पूरा पुट नहीं किया क्योंकि उससे ये जो चीजें ये और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आ जाती। तो साई इन टर्म्स ऑफ x भी आपको पता है, वो सारी वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद जब इसको आप प्लॉट करेंगे, इसका मतलब है ग्राउंड स्टेट की भी बात करें तो x इक्वल टू 0 पर इसके मिलने का चांस सबसे ज्यादा है, और बाकी जैसे जैसे आगे जाते हैं तो आपके पास जो साई है वो 0 को अप्रोच करेगा, यानी कि एज x या जाय टेंड्स टू इंफिनिटी, जाय टेंड्स टू 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप साई 0 की ओरिजिनल एक्सप्रेशन याद करें तो उसमें a0 एक्सपोनेंट जाय स्क्वायर ओवर 2 आ रहा था। तो उसमें दो चीजों में, तो एक h था और दूसरा जाय था, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो अब आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट है, तो ये जो हमारा फैक्टर है, जैसे जैसे जाय बढ़ेगा या x बढ़ेगा तो ये इसको 0 की तरफ लेके जा रहा है। इस तरह साई 1 की जब बात करेंगे तो उसमें h1 जाय जब मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें h1 जाय अगेन एक पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो अगेन एक्सपोनेंशियल जीत रहा होगा। और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आप देखें, जैसे जैसे आगे जाएंगे n की बहुत बड़ी वैल्यू भी आ जाए, जैसे n आपको पता है रिलेटेड था j से, तो बहुत बड़ी वैल्यू भी आ जाए, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पॉलिनोमियल होगा और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो अल्टीमेटली ये पॉलिनोमियल के मुकाबले में एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज करेगा, पॉलिनोमियल ग्रो कर रहा होगा। जैसे जैसे आपको पता है ये जो h जाय है, अगर आप देखें यहाँ पे, तो जैसे h3 की बात करें तो जाय क्यूब आएगा, h100 की बात करेंगे तो जाय 100 आ जाएगा। तो जाय 100 के बाद इसके बाद और बहुत सारी टर्म्स आ रही होंगी, तो ये फंक्शन ग्रो करवा रहा है और ये फंक्शन डिक्रीज करवा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज लेकिन करवा रहा है। तो जब जाय बड़ा होता जाएगा तो ये जो फैक्टर होगा ये ज्यादा पावरफुल होगा
और ये वाला फैक्टर उतना पावरफुल नहीं होगा, तो ओवरऑल जो साई होगा वो जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर सीरीज को जब लिमिट किया, तो जैसे जैसे साई की वैल्यू, जैसे जैसे इवन एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्टेट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हर स्टेट के लिए आपके पास जो जैसे जैसे जाए आगे बढ़ेगा तो जो वेव फंक्शन है वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये पॉलिनोमियल्स और एक्सपोनेंशियल का मुकाबला है। तो इसमें कुछ चीजें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये n इजिकल टू जीरो स्टेट है, n इजिकल टू 1 में आपको होता है कि एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए ये हायर प्लॉट किया है, फिर ये और हायर है, फिर ये और हायर है। और ये जो साई स्क्वायर वो होता है प्रोबेबिलिटी बताता है, ये साई प्लॉट की है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ रही हैं, जीरो से ऊपर नीचे, यहाँ पे खाली पॉजिटिव वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। तो अब एक चीज देखेंगे, n इजिकल टू जीरो पर दरमियान में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और किनारों पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि आपके पास यहाँ इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पे इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है और यहाँ ज्यादा है। लेकिन n इजिकल टू 1 और स्टेट आ गई, अगर आप पार्टिकुलर बॉक्स भी याद करें तो वहां भी कुछ इस तरह से था कि n इजिकल टू 1 स्टेट के लिए दरमियान में इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो यहाँ और यहाँ इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, और फिर एंड स्पेस की मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। फिर यहाँ पे आप देखें इसी तरह से n इजिकल टू स्टेट इवन स्टेट दोबारा से आ गई, दरमियान में मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन आप देखें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है। फिर आप देखें यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी कि एंड्स में मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती जा रही है। और इसका एक खास मतलब है, वो मैं बात एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब अगर हम याद करें किसको, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर को, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं हम लोग। तो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपके पास जो ग्राफ था वो यहाँ पे वैसे इन्होंने प्लॉट किया हुआ है, लेकिन उसको अलग से आपको प्लॉट करके बताता हूँ ताकि चीजें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आए कि हो रहा है। क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। फॉर एग्जांपल कोई खास एनर्जी है, वो एनर्जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल फिक्स्ड है, और वो एनर्जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल ऐसी बात कर लेते हैं 10, या कुछ भी कोई भी वैल्यू है एनर्जी। तो अब आप याद करेंगे जो एम्पलीट्यूड होता था, यानी मैक्सिमम पार्टिकल कहां तक जा सकता था, उसके वैल्यू डिपेंड करती थी कि किसके ऊपर, कि आप एनर्जी कितनी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये अगर ऑसिलेटर है, ये मेन पोजीशन पे इसकी एनर्जी क्या होती है, अगर आप ना छेड़ें, कुछ भी नहीं, एनर्जी जीरो है फॉर एग्जांपल, फिर आप इसको एक्सट्रीम पे लेके आए तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं, फिर इसको अगर आप यहाँ से छोड़ें तो जैसे से आगे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे से आगे जाता है ये फास्ट होता है, फास्ट होता है, फिर आगे जाता है स्लो होता है, स्लो होता है, कहाँ पे जाके रुकेगा वो इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। तो एक लेफ्ट साइड पे एम्पलीट्यूड है, यानी कि लेफ्ट साइड के एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, एक राइट साइड पे एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, उसको आप यहाँ पे चलो ए कह दो, ये ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर। ओके, अब ए कितना आएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट आएगा। ए की वैल्यू डिपेंड करती है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी 100 दी फॉर एग्जाम्पल, और ए की वैल्यू आ रही है फॉर एग्जाम्पल 10 आ रही है, ठीक है, और ए की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस 10 आ रही है, तो ये फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस 10 है, ये सारे जाली नंबर है। ओके, अगर आप क्या करें, एनर्जी ज्यादा दे दें, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी की वैल्यू 1000 कर दें, 100 से 200 कर दें, तो अगर आप एनर्जी की वैल्यू ज्यादा करेंगे तो ए भी करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब आप एनर्जी की वैल्यू को ज्यादा कर दें, फॉर एग्जाम्पल अब आप इतनी एनर्जी की वैल्यू दे रहे हैं, अच्छा ये जो ग्राफ है कुछ लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये बता रहा है कि जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, v इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये तो पैराबोला हमने प्लॉट किया ना, x की वैल्यू चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, v की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन v की वैल्यू एक्चुअली होगी कितनी, डिपेंड करता है कि आप सिस्टम को कितनी एनर्जी देते हैं। तो अगर आप सिस्टम को एनर्जी दे ही इतने रहे हैं, तो सिस्टम को आप इतनी एनर्जी दे रहे हैं 10, तो जब ये सिस्टम यहाँ पे आएगा तो उस वक्त सारी एनर्जी कौन सी होगी, एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये सिर्फ यहाँ तक आ सकता है, यानी कि उसका जो ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये ऊपर नहीं जा रहा कहीं, ये बता रहा है कि जैसे जैसे ये बॉडी आगे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ये इसका एंड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अगर नेगेटिव भी होगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और एक वक्त आएगा कि एक्स की वैल्यू एक एक पर हो जाएगी, तो उसके बाद सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, इससे लेफ्ट साइड पे नहीं आ सकता, ये क्लासिकली इससे आगे नहीं जा सकता। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपने एनर्जी को बढ़ा दिया, आपने ज्यादा एनर्जी दे दी, 100 की बजाय 200 दे दी, तो उसके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो
अब जो पार्टिकल होगा, अगर आप एनर्जी बढ़ा दें तो पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, वो उसके जो एक्स की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। अगर आप एनर्जी को और बढ़ा दें, तो ये एक्स की रेंज है वो और बढ़ जाएगी। ओके, अब मैं अगर बात करूं क्लासिकल प्लॉट की, यानी ये तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और ये टोटल एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और फिर काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इसका उलट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसका उलट है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई क्लासिकली फॉर एग्जांपल हमने इसको मिनिमम एनर्जी दी, तो मिनिमम एनर्जी 0 भी पॉसिबल है, हर वैल्यू ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, तो कहीं भी एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक्स कितना है आप लोगों को पता है, थर्मल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, तो आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं ये कहाँ पे। क्लासिकली आप ये बता सकते हैं किस वक्त कहाँ पे है। क्वांटम मैकेनिकली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्लासिकली आप अगर इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें, उससे करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करें, तो अगर आप याद करें तो क्लासिकली ये इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, मिलने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप उससे मिलना चाहें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे इसके मिलने का चांस होगा, जाहिर सी बात है एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे ये स्लो होता है, यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पर अगर मैं इसके लिए कोई प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करूँ इसके लिए, तो सबसे ज्यादा इसका चांस मिलने का जो होगा वो, क्योंकि यहाँ पे स्लो होता है तो यहाँ पे इसके मिलने का चांस सबसे ज्यादा होगा, और फिर जैसे जैसे इधर जाएंगे तो इसके मिलने का चांस कम होगा, और यहाँ वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ इसके मिलने का चांस कम होगा। तो ये इसके लिए एक तरह की प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम लोगों ने रफली ड्रॉ की। तो ये जो है हमारे पास इसके लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो हम लोगों ने रफली ड्रॉ की। तो ये इसकी हद है कि भाई ये इससे आगे नहीं जा सकता, ये ए है माइनस और ये प्लस ए है, और उसके दरम्यान में इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ सबसे ज्यादा होगी, फिर कम 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 कम। ओके, अब दो चीजें मैंने बताई हैं। नंबर वन, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अच्छा अब एनर्जी बढ़ेगी तो इसकी जो रेंज है वो भी बढ़ती जाएगी, यानी कि इसके लिए एक्स जो है जैसे जैसे क्लासिकली एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो ये ज्यादा बड़े रीजन पे इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन अगर हम प्लॉट करें किसी तरह से फॉर्मूला वगैरह बना के, तो उसके जो मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ इस तरह से चेंज होगी। यहाँ पर ये रुका होता है, यहाँ पे ये रुका होता है, और जैसे जैसे दरम्यान की तरफ आता है तो ये फास्ट होता है, तो यहाँ पे इसका स्टे कम होगा, यहाँ पे इसका स्टे सबसे ज्यादा होगा, जैसे जैसे आगे जा रहा है स्लो हो रहा है तो इसका स्टे इन पोजिशन पे रिलेटिवली कम होगा, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं इसको गौर से आप बात सुनिएगा कि आप क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल जो डिफरेंस है वो आपको नजर आएगा। पहला डिफरेंस आपको ये है, आपके पास ये है कि क्लासिकली एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, क्वांटम मैकेनिकली हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कुछ खास खास वैल्यू पॉसिबल है। तो क्वांटम मैकेनिकली या तो इसकी ये वाली एनर्जी पॉसिबल है, ये वाली एनर्जी पॉसिबल है, ये वाली एनर्जी पॉसिबल है, ये वाली एनर्जी पॉसिबल है। अगली चीज, क्लासिकली एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, क्वांटम मैकेनिकली नहीं हो सकती। अगली चीज, क्लासिकली ये हर जगह हो सकता है, क्वांटम मैकेनिकली पार्टिकल जा रहा है हर जगह नहीं हो सकता, क्वांटम मैकेनिकली ऑसिलेटर है हर जगह नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज आप नोट करें, और वो ये कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ये है, और क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप देखें तो क्वांटम मैकेनिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह से। तो दो चीजें आपने नोट करनी है। आप ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी में दो चीजें आपने नोट करनी है। नंबर वन, कि क्लासिकल जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की, उसमें दो एंड पॉइंट्स जो हैं वो ये वाला एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट्स हैं, एक ये वाला एंड पॉइंट है और एक ये वाला एंड पॉइंट है। अगर एक फिक्स वैल्यू है ई की फिक्स वैल्यू है तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन आप अगर क्वांटम मैकेनिकली नोट करें तो अगर उसके पास एनर्जी की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू, तो ये उसका क्लासिकल टर्निंग पॉइंट है, यानी यहां पे आगे इसको वापस आना है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये जहां से इसको वापस आना है, इसके बाहर भी आपको इसकी मिलने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। यानी आप देखें यहां एनर्जी की वैल्यू इतनी है तो ये मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, लेकिन उसके बाहर भी इसके मिलने का थोड़ा बहुत चांस है, बहुत कम है। लेकिन ये वाला जो एक्स्ट्रा रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो एक्स्ट्रा रीजन आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा रीजन किस वजह से है? ये क्लासिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये इधर चला गया तो उसका मतलब ये है कि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। और आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होती है।
काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, E माइनस यू के इक्वल होगा। यहाँ इस रीजन में क्या हो रहा है, इस रीजन में टोटल एनर्जी कम है, ये देखिए टोटल एनर्जी है, ये कम है। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ देखें टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यू ज्यादा है, ई कम है इस एक्स पे। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर यू ज्यादा है, ई कम है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम भी नेगेटिव नहीं है, वी स्क्वायर भी नेगेटिव नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। क्लासिकली टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्लासिकली इस रेंज के बाहर ये पार्टिकल नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिकली ये अलाउड रीजन के बाहर हो सकता है, वहां टनल कर सकता है, और उसकी वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। अच्छा, अब अगली चीज देखेंगे, क्लासिकली इसके मिलने की ये प्रोबेबिलिटी है मिलने की। तो क्लासिकली कहां पर इसके मिलने का चांस सबसे कम है, कहां पे इसका स्टेट सबसे कम है, यहाँ पे। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ग्राउंड स्टेट में इसके मिलने का चांस कहां सबसे, क्वांटम मैकेनिकली अगर क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर है उसके मिलने का चांस सबसे ज्यादा कहां पे है, दरमियान में। क्लासिकली कहां पे है, सबसे ज्यादा चांस एंड पॉइंट्स पे। क्लासिकली सबसे मिलने का चांस सबसे ज्यादा कहां पे है, एंड पॉइंट्स पे। क्वांटम मैकेनिकल कहां पे है, दरमियान में। क्लासिकली सबसे कम चांस कहां है इसके मिलने का, दरमियान में। क्वांटम मैकेनिकली कहां है सबसे ज्यादा चांस, ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे। तो ये बड़ा फर्क है। लेकिन अगर आप ऊपर चले, यानी फॉर एग्जाम्पल आपके पास हायर स्टेट है, अच्छा जब यहाँ देखें क्लासिकली जैसे, तो क्लासिकली जब एनर्जी बढ़ती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू, उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ती है। तो ए की वैल्यू और माइनस ए की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखें यहाँ पे कि जब एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगेन यहाँ पे भी वही हो रहा है कि पहले से ये इतने रीजन में हो सकता था, अब जो है वो ज्यादा बड़े रीजन में हो सकता है, इतने ज्यादा रीजन में, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ गई। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे कॉमन है, सिमिलर है। लेकिन एक चीज आप नोट करें, वो ये कि जब जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्टेट में देखें, तो अब इस स्टेट में भी अगर इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकली अभी भी इसके करस्पॉन्डिंग, क्लासिकली इसी के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी मिलने की, वो अभी भी यही होगी। मैं थोड़ा सा एक काम ज्यादा कर दिया कि मैंने इसको ज्यादा ही आगे तक बढ़ा दिया। तो क्लासिकली इसके जो मिलने का चांस होगा वो इस रीजन में कुछ इस तरह से होगा, यानी कि एंड पॉइंट पे मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी और दरम्यान में मिलने की प्रोबेबिलिटी अभी भी कम होगी। क्लासिकली जो पार्टिकल है कोई भी ऑसिलेट कर रहा है, तो एंड पॉइंट्स पे वो रेस्ट में होता है, दरम्यान में पास होता है। और क्वांटम मैकेनिकली देखें, अब इस रीजन के मुकाबले में इस रीजन में इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है। फिर अगर आप मजीद आगे इनिशियल 4 में देखें, तो इस रीजन के मुकाबले में इसके मिलने की यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपके पास जो फॉर एग्जाम्पल ये साई 100 प्लॉट किया हुआ है, और इस साई 100 की ये एवरेज आउट वैल्यू है, इस साई 100 की एवरेज आउट वैल्यू है। तो आप एक दो चीजें नोट करेंगे, तकरीबन हर जगह इसके मिलने का चांस है। क्वांटम मैकेनिकली जब एन की वैल्यू कम होती है, इसके हर जगह मिलने का चांस एक जैसा नहीं था, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, n=2 में यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पे कम था। लेकिन यहाँ पे ये इधर ज्यादा जगहों पे मिल सकता है और यहाँ नहीं मिल सकता। तो अब जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को बढ़ाता जाए, तो ये इसका एक एवरेज आउट इफेक्ट है। और नोट करें कि जैसे जैसे अभी तो 100 ही है, कोई बहुत बड़ा भी नहीं हुआ, तो इसमें भी आप लोगों को एक क्लासिकल बिहेवियर इस तरह से नजर आ रहा है कि एंड पॉइंट्स पर पार्टिकल के मिलने का चांस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। एंड पॉइंट्स पे पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो रही है, और दरमियान में पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी और ये कम हो रही है। और ये जो आप लोगों को इसका एवरेज आउट इफेक्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे एक डॉटेड ग्राफ नजर आ रहा है, और ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से काफी हद तक मैच कर रहा है कि एंड पॉइंट्स पर काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके मिलने की, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे जो क्लासिकल ऑसिलेटर है वो रुक जाता है। तो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर भी जैसे जैसे एंड बढ़ेगा, तो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर क्लासिकल मैकेनिक्स के हार्मोनिक ऑसिलेटर को अप्रोच करेगा जब एन क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब एन जो है बढ़ता जाएगा, और यही करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। तो कुछ फीचर्स हैं इसके क्वांटम मैकेनिकल सॉल्यूशंस के, और वो ये है कि जो साई एन स्क्वायर आउटसाइड द हार्मोनिक वेल जीरो नहीं है, बताता हूं, दे आर द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन ऑफ एक्स। तो मैंने ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ क्लासिकल रीजन, यहाँ क्लासिकली ये सिर्फ इस रीजन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस एनर्जी के लिए। इन क्वांटम मैकेनिकली इस रीजन के बाहर भी हो सकता है। तो आउटसाइड भी साई स्क्वायर आमतौर पर जो वेल, ये यहाँ पे वैसे कोई बाउंड्री वेल तो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल की वजह से ये एक रीजन में बाउंड है।
पोटेंशियल की वजह से ये इस रीजन में बाउंड है, कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। जैसे पार्टिकल इन अ बॉक्स की एक बाउंड्री थी, यहाँ पर पोटेंशियल की बाउंड्री है, फिजिकल बाउंड्री नहीं है, लेकिन बाउंड तो है ना कि फिर यहाँ पे एक होना चाहिए। तो क्लासिकली अगर ये होता तो ये यहाँ तक होता, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली इसके बाहर भी इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, बल्कि जीरो यानी कुछ ऐसा छोटा सा रीजन है जहां पर इसके मिलने का कोई ना कोई चांस है। आउटसाइड द वेल या आउटसाइड द अलाउड रीजन भी इसके मिलने का कोई ना कोई चांस है। अगेन ये देखें आप, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सारी पोटेंशियल एनर्जी, सारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। यहाँ इस पॉइंट पर सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये जो है ना, ये ग्राफ है, इस चीज को ये नहीं देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जा रही है, ये ग्राफ है। तो एक जो फीचर है यहाँ पे वो ये कि जो आउटसाइड द रीजन है, यानी हार्मोनिक वेल, ये एक इसको हार्मोनिक वेल का नाम दे दिया। जो हार्मोनिक वेल का मतलब है इसको यहाँ से यहाँ होना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर इतनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, इस पॉइंट पे जब जा रहे थे सारी एनर्जी जो हम लोग दे रहे थे वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो इसकी ये बाउंड्री इतनी थी, लेकिन ये इसके थोड़ा सा बाहर भी हमें मिल सकता है, इस रीजन के थोड़ा सा बाहर मिल सकता है, इस वेल के थोड़ा सा बाहर भी ये मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर वो मैंने वही चीज एक्सप्लेन की है कि क्लासिकली जो इसकी जो x की वैल्यू -a से +a के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा सा बाहर भी मिल सकता है। और अगली चीज ये है कि, और ये आप खुद ही देखिएगा, मैंने बता दिया कि ऑड स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ऑसिलेटर इज ऑलवेज 0 एट द सेंटर। ऑड स्टेट्स जो है, ये ऑड स्टेट है, ये ऑड स्टेट है, इसमें सेंटर में मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, और ये हमने पार्टिकल इन बॉक्स में भी देखा। और अगली चीज ये है कि ये जो फिगर है इसमें साई 100 स्क्वायर का प्लॉट किया हुआ है। तो जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो साई स्क्वायर का जो बिहेवियर है वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बिहेवियर की तरह है। जैसा होता है अगर हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट करें, तो जैसे हमने देखा कि ये जो हमने प्लॉट किया ये पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो क्लासिकली पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, एंड पॉइंट्स पे होती है। ये एंड पॉइंट है, माइनस और प्लस। तो और जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है साई स्क्वायर, वो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी से मैच कर रही है। एंड दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ द करस्पॉन्डेंट प्रिंसिपल, जो कहता है कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो रिजल्ट ऑफ क्वांटम कैलकुलेशन मस्ट रिड्यूस टू द क्लासिकल कैलकुलेशंस। तो ये हमारे पास जो था वो था क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जिसमें एंड में हमने देखा कि अगर n ज्यादा होगा तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिजल्ट्स को मैच करेंगे, और उसके जो फॉरबिडन रीजन में मिलने के चांसेस हैं वो भी कम होते जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे जो आउटसाइड द रीजन, जो अलाउड रीजन है उससे बाहर इसके मिलने का जो चांस होगा वो कम होता जाएगा। तो हम लोगों ने इन कुछ लेक्चर्स में क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व किया, और पहले हमने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया, अब हमने सीरीज सोल्यूशन से इसको सॉल्व किया। इसकी बहुत सारी जो टेक्निक्स हमने यहाँ डेवलप की हैं वो आगे बहुत सारे और सिस्टम्स में भी एप्लीकेबल होंगी, और जो सिस्टम्स होंगे उसमें भी ये जो मेथड हमने यहाँ पे डेवलप किए हैं वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक चीज देखेंगे, जो हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर सॉल्व किया एक आइडियल सिस्टम, तो आगे जो रियल सिस्टम होते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर के सिस्टम से डेविएट करते हैं। लेकिन अगर आप वो स्मॉल ऑसिलेशन कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल कोई एटम ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी स्मॉल ऑसिलेशन कंसीडर करेंगे, तो उसकी जो कैलकुलेशन करनी होंगी वो तकरीबन हार्मोनिक ऑसिलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वही रिजल्ट्स आ रहे होंगे। बहुत सारे सिस्टम्स में ये हमारी हेल्प करेगा। और फाइनल बात ये है कि भाई हमने देखा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में कुछ चीज ऑसिलेट कर रही है, तो ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम था तो वो ऑसिलेट कर रहा था। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने वेव फंक्शन वाला कैलकुलेट किया उसमें कोई ऑसिलेटिंग बिहेवियर नजर नहीं आ रहा। तो ये बिहेवियर इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर टाइम डिपेंडेंस को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया उसमें टाइम डिपेंडेंस को इंक्लूड नहीं किया, तो इसलिए वो ऑसिलेटिंग बिहेवियर नजर नहीं आ रहा। तो ये चीजें आप लोगों को बाद में नजर आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।